Check. Very, very good evening, all of you. I am assuming all of you can hear me and see me both. अभिषेक सर का मैसेज है which phone I'm assuming वो मेरे से पूछ रहे हैं which phone. तो so now that's a very tricky question, but I don't use very expensive phone, but yeah, it's OnePlus तो थोड़ा तो expensive है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है. एंड अगर आप ये सोचें कि ये महंगा फोन क्यों लिया है, क्योंकि OnePlus को मैं तो OnePlus को भी महंगा ही मानता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ आवर वर्क इज ऑन व्हाट्सएप. बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो इफ आई बाय अ चीपर फोन तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बंद हो जाते हैं. तो आई थिंक व्हेन आई थिंक ऑफ बाइंग OnePlus और एनी फोन, जो मैं पैसा पे कर रहा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ उसके वजह से मेरा बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है. तो आई वुड लाइक टू कीप अ फोन which can handle that much of WhatsApp data and all. But definitely I would have loved to buy a much cheaper phone if I could. All right. Yeah. एकदम पी देखा. Perfect. So I'll not get into the questions right now क्योंकि एक Warren Buffett buying Apple भी है. I can talk about that for a long period of time, but आज वो बात नहीं करेंगे. आज क्या करेंगे तो दो तीन चीजें हैं. नंबर वन, हमने बोला था वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स, कि इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढे कैसे, वैल्यू कैसे करें. तो दैट पार्ट हैज टू बी सिंप्लीफाइड, तो वो हम बात करेंगे. वी ऑल्सो तो एक तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और वी ऑल्सो हैव सम क्वेश्चंस. आप लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं, तो वो क्वेश्चंस काफी, उसमें से कुछ मुझे काफी अच्छे क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं उसमें, बट आज मैं उनको आंसर नहीं करूंगा, मे बी नेक्स्ट सेशन के लिए करेंगे. आज क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने जो पूछे हैं उसमें एटलीस्ट 35 अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो 5-10 क्वेश्चन आज ही अपने आप आंसर हो जाए. तो हम क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन. आज क्या बात करने की कोशिश करेंगे, दैट वी वांट टू बाय ग्रेट कंपनीज. तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है. मैं ऐसे ही उन क्वेश्चन को, मुझे एक दो जो याद आ रहे हैं. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनी की पी रेशियो नीचे क्यों आएगी, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी, क्यूरियस केस ऑफ आईटीसी एंड एशियन पेंट्स. तो वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट दैट विल कीप इन द नेक्स्ट सेशन. अभी क्या करेंगे, अभी हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि हम ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. तो देखिए, अभी तक हमने क्या बोला था, वी वांट टू बाय कंपनीज जिनमें कोई मोट हो. अगर आपने जो वीडियोस देखी हैं, रिकॉर्डेड सेशन देखा है, तो उस रिकॉर्डेड सेशन में हम बार बार ये बोल रहे हैं कि कंपनी में मोट ढूंढ लो. लेकिन मोट का प्रॉब्लम क्या है, मोट बहुत सब्जेक्टिव है. यानी जैसे हमने बोला, ब्रांड देख लो, नेटवर्क देख लो, कितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बड़ा है. तो ये सब चीजें थोड़ी सी सब्जेक्टिव है. ऐसा नहीं कि आप उनको बेसिस पे ढूंढ नहीं सकते, बट अगर मुझे कोई बहुत मैथमेटिकल तरीके से पता करना हो कि किसी कंपनी में मोट है कि नहीं, तो वो आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी में अगर आपको मोट ढूंढना है, तो मैथमेटिकली चेक करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, कहीं आप नोट कर सकते हैं. ये मैं मैथमेटिकल तरीका बता रहा हूं, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है. दैट डज नॉट मीन कि सारी मोट कंपनीज हमको मिल जाएंगी. इसका मतलब ये जरूर है कि जो मैं आपको बताऊंगा अगर वो किसी में है तो उसमें तो मोट है. तो ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं. हम जो तरीका बताएंगे, अगर वो किसी चीज में है तो उसमें पक्का मोट है, ये तो कहा जा सकता है. लेकिन ऐसी कंपनीज होंगी जिनमें मोट है, लेकिन अभी तक वो पैरामीटर नहीं दिख रहा, तो हो सकता है वो कंपनीज हमसे छूट जाए, विच इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हम सारे मोट जो सब्जेक्टिव होते हैं वो ढूंढ नहीं पाते. हम तो वही मोट ढूंढते हैं जो हमको बहुत क्लियर हो. तो बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आप पता करेंगे. निकुंज सर, हाउ टू वैल्यू अ बैंक, वो हम आगे वाले मेरी क्लास में देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली. मैं मोट बोल रहा हूं सर, तो मैंने बोला था सब लोग कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट जो इंडिविजुअल स्टॉक की वीडियोस हैं कोर्स में वो देख लीजिएगा. उसमें हमने मोड्स की बात की है. मोड्स मतलब होता है जो किंगडम होते थे, जो अब एक किंगडम होता था वो अपने आसपास एक खड्डा खोद देते थे और वाटर मोड्स क्रिएट कर लेते थे, या कोई भी तरीके का मोड क्रिएट कर लेते थे, ताकि कोई भी अगर अटैक करना है तो इसके अंदर घुसना इतना आसान ना हो. तो आजू बाजू किंगडम्स अपने आसपास क्या क्रिएट करते हैं, एक मोड क्रिएट कर लेते हैं,
जिससे कोई उन पर अटैक ना करे। उसी तरीके से कंपनीज का भी क्या प्रॉब्लम होता है, कंपनीज जब बड़ी होना स्टार्ट करती हैं तो सब लोग देखते हैं कि ये कंपनी तो बहुत अच्छी है। जैसे जब आईटीसी बड़ी होना स्टार्ट हुई तो सबने क्या बोला, यार ये तो बहुत बड़ा बिजनेस, बढ़िया बिजनेस है, अगर इतना रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है, तो हम भी एक ऐसा ही बिजनेस बनाते हैं और इसके किंगडम पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे नेस्ले ने जब मैगी बनाई तो जब लोगों ने देखा कि मैगी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मैगी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, पैसा बन रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको अटैक करेंगे, अपने अपने ब्रांड्स क्रिएट करेंगे और बोलेंगे ये एक इंडस्ट्री है जहां पैसा कमाया जा सकता है, इस बिजनेस के ऊपर क्या करो, अटैक करो। अब जब कोई अटैक करेगा तो ये डिपेंड करेगा कि उस बिजनेस ने अपना एम्पायर तो बड़ा कर लिया है, लेकिन एम्पायर बड़ा करने के साथ उसने आसपास कोई मोड क्रिएट किया है कि नहीं। इनफैक्ट हम जैसे लोग अपने बिजनेस के बारे में भी ऐसा बहुत सोचते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स होंगे और सब उसके बारे में ऐसा सोचेंगे। मुझे लगता है हम 11 ईयर्स पहले जब हम इंडिया में लोगों को ये बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका भी एक कोर्स होता है, ऐसा कोई भी लोग थे ही नहीं। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, इन्वेस्टिंग में तो कुछ भी नहीं थे, ट्रेडिंग में फिर भी होंगे जो बाय सेल करने बारे में बताते होंगे, इन्वेस्टिंग में ऐसा कोई मार्केट ही नहीं थी जो आपको ये पढ़ाता था। लेकिन हमने क्या किया, उस मार्केट में आए, उसमें एक किंगडम बनाया, और किंगडम बना के उसको जब बड़ा किया और लोगों ने देखा कि इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, तो बाकी सब लोग भी क्या करेंगे, उस किंगडम पे अटैक करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हमने किंगडम के आसपास क्या मोड क्रिएट करके रखे हैं। क्या सिर्फ हम वो लोग होंगे जो एक नई इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे, या वो लोग होंगे जो इंडस्ट्री क्रिएट करने के बाद भी, जो वो लोग होंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, या हम वो लोग होंगे जो इंडस्ट्री क्रिएट करने के बाद भी इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसका प्रॉफिट भी हम ही कमाएंगे। जैसे किसी ने बल्ब बनाया, तो जरूरी नहीं है कि जिसने बल्ब बनाया वो आज तक उसका पैसा कमा रहा है, बहुत दूसरी कंपनीज आ गई जिन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। बल्ब किसी और ने बनाया लेकिन पैसा किसी और ने कमाया। हो सकता है टेस्ला जो है वो गेम चेंजर है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन क्या टेस्ला पैसा कमाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में या कोई और पैसा कमाएगा, ये अभी किसी को पता नहीं है। हो सकता है टेस्ला ही कमाए, हो सकता है ना कमाए। तो टेस्ला ने एम्पायर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उस एम्पायर के आसपास कोई आपने मोड क्रिएट किया है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चीज होती है, ताकि कोई आप पे अटैक ना कर सके। तो वॉरेन बफेट बार बार क्या बोलते हैं, जो हमने क्लास में बोला होगा, वी लुक फॉर कंपनीज जिनमें कोई ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ही है कि कोई ऐसा एडवांटेज है जिसके वजह से कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट आपसे लेके नहीं जा सकता। अब ये पता कैसे करें कि किसी कंपनी में ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कुछ हमने कोर्स में तरीके बात की है, वीडियोस में आपने देखी है कि हमने 4-5 तरीके बताए कि ये सब चीजें देखो। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, जब हम बोलते थे ऐसी कंपनी देखो जिसमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट हो, ऐसी कंपनी देखो जिसमें ब्रांड हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत कम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो ताकि वो इंडस्ट्री इतनी चेंज नहीं होती, जो लीडर बन गया वो लीडर ही रहे, और जिसमें खाने का टेस्ट हो। इससे क्या प्रॉब्लम होती थी, हम हमेशा वही कंपनी ढूंढ पाते थे जो कौन सी होती थी, सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज ही हम ढूंढ पाते थे। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आप कोई भी कंपनी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें मोटा और बहुत ही सिंपल तरीका है। वो तरीका क्या है, कोई भी कंपनी में अगर आपको मोड ढूंढना है तो सबसे पहले तो उस इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर्स देखिए, उस इंडस्ट्री के टॉप 3, टॉप 4 प्लेयर देखिए, और देखिए टॉप 4 प्लेयर सभी लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब, एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में शायद बात की होगी, इनकम स्टेटमेंट में क्या दिखता है, सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से क्या माइनस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने पेन बेचा 10 रुपए में, लेकिन बनाया कितने में या खरीदा कितने में, 5 में बेचा, तो ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद जो बचता है वो क्या बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप और क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी मैंने ये पेन 5 का खरीदा, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है 5 रुपए, 10 का बेचा तो मैंने 5 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये पेन बेचने के लिए मेरे ऑफिस में या मेरी शॉप में लाइट भी चलते रहती है, कंप्यूटर भी रहता है, कोई एक बंदा भी है जो ये सब पेन वेन दिखाता है, तो ये उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। यानी
पेन बिके ना बिके ये कॉस्ट तो मेरी होते ही रहेगी, लेकिन पेन बिकता है तो पेन का मटेरियल की कॉस्ट की हुई वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो पेन जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, और बिजली चल रही है, बाहर वॉचमैन खड़ा है दुकान के, ये सब कौन सी हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें से कंपनी क्या करती है? और डेप्रिसिएशन को भी माइनस करती है। डेप्रिसिएशन मतलब मैंने भाई एक लैपटॉप खरीदा हुआ है, उसकी लाइफ 5 साल है, वही मेरे जो शॉप का काउंटर है जिसपे लोगों से पैसे लेता हूं, वहां पे ये लैपटॉप पड़ा रहता है, 5 साल उसकी लाइफ है, लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा था, 20,000 करके मान लेते थे, इसको मैं क्या करते रहता हूं? डेप्रीशिएट करते रहता हूं। ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, चाहे वो पेन बिके या ना बिके, मेरा लैपटॉप तो हर साल पुराना होता ही जाएगा। माइनस एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन हमने क्या बात की थी वीडियोस में कि सेम ही बात होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन उन चीजों के लिए यूज करते हैं हम जो टैंजिबल है। टेबल, चेयर, लैपटॉप, ये चीजें क्या कर सकते हैं? आप टच कर सकते हैं, इसलिए इसके डेप्रिसिएशन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो चीजें आप टच नहीं कर सकते, जैसे इनटैंजिबल, कोई पेटेंट हो गया जिसकी लाइफ है, भाई पेटेंट है मेरे पास 10 साल का, 10 साल के बाद पेटेंट खत्म हो जाएगा, या मेरे पास कोई लाइसेंस एग्रीमेंट है, मेरे पास कोई लाइसेंस है, उसकी भी लाइफ है। किसी भी चीज की अगर लाइफ हो और वो अगर छुआ ना जा सके, मतलब टच ना किया जा सके, तो उसको जब हम डेप्रिशिएट करते हैं, उसके डेप्रिसिएशन को क्या बोल देते हैं? एमोर्टाइजेशन। इसके बाद माइनस होने के बाद जो आता है वो आता है ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको बोल सकते हैं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या क्या बोल सकते हैं, ये हमने एक वीडियोस में देखा हुआ है, ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अभी इंटरेस्ट और टैक्स कंपनी को पे करना है, अभी तक किया नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम क्या पे करते हैं? जो भी मैंने लोन लिया उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो क्या बचता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स पे करते हैं, और जो बचता है वो क्या बचता है? नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। नेट इनकम बोल सकते हैं, नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बोल सकते हैं, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या बॉटम लाइन बोल सकते हैं, यानी नीचे की ऊपर हो गया सेल्स, टॉप लाइन या बॉटम लाइन। अब मैं आपको बोल रहा था, अगर मुझे कोई कंपनी चेक करनी है जिसमें मोट है, तो पहले तो मैं उस इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर देखूंगा, और ये देखूंगा कि टॉप 4 प्लेयर जो हैं, टॉप 4 प्लेयर जो हैं, क्या सभी लोग अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं? ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या हुआ? कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय सेल्स, ये ऊपर वाला नंबर सेल्स, इनटू 100। यानी अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं, तो मान लेते हैं उसमें से 50 रुपए का तो मेरा ये पेन ही है, मतलब मैंने 100 रुपए का पेन बेचा, 50 का तो पेन मैंने खरीदा था, उसमें से मेरा 50 रुपए रह गए, लेकिन उसमें से भी मैं क्या करता हूं? रेंट भरता हूं 10 रुपए, सैलरी भरता हूं 10 रुपए, डेप्रिसिएशन करता हूं से 5 रुपए, और एमोर्टाइजेशन करता हूं से 5 रुपए। तो उसके बाद क्या बचा? 50 में से 10 10 10 30 चले गया, कितना रह गया? 20। तो इसको बोल सकते हैं 20 रुपीज मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बच गया मेरा? 20, सेल्स कितनी थी? 100 इनटू 100, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया मेरा? 20% का हो गया। तो पहले तो मुझे बताइए, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो तो कंपनी अच्छी है या कंपनी खराब है? तो ये तो सबको पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा अच्छा हो उतना अच्छा है। तो मुझे बताइए, पहले तो मुझे बताइए, हम सब मानते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज्यादा हो, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा हो, उतना आपके लिए अच्छा है। तो कंपनीज अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऊपर क्यों नहीं कर लेती? मुझे पता है आपको आंसर पता है, बट मैं चाहता हूं आप जब आंसर देंगे तो अपने आप मोट के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूं, हम सबको पता है कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो उतना कंपनी अच्छी है। तो सब लोग अपना कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा क्यों नहीं कर लेती? सब अपनी कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सारी कंपनीज ज्यादा क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना है? या तो सेल का अमाउंट बढ़ा देना है, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम कर देना है, या उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो कम कर देने हैं, या जो भी खर्चा कम करना है, और अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या करना है? इंक्रीज करना है।
हम सबको पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो अच्छी कंपनी है, तो सब लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा क्यों नहीं कर देते? मुझे सोच के बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा क्यों नहीं कर लेते? तो एकदम अद्वैता सर या मैम ने लिखा है सेल्स इज लो, तो मैं बोल रहा हूं ठीक है, इवन दो आप सही बोल रहे हैं, मैं इसको ऐसे ही बोल रहा हूं ताकि आप सोच सकें कि मैं क्या बोलने कहां पे आपको ले जा रहा हूं। तो मैंने बोला सेल ऊपर है तो क्या हुआ, ये पेन जो आप 100 रुपए का बेच रहे थे, अगर आप एक ही पेन बेच पा रहे हैं, दो ही पेन बेच पा रहे हैं, तो 150 रुपए का बेच दीजिए। 150 का बेच देंगे तो ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे बताइए ऐसा होता क्यों नहीं है कि सब कंपनीज अपने मर्जी से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर कर लें? एकदम सही, कई लोगों ने लिखा है कंपटीशन। क्योंकि अगर आप कॉस्ट कम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी कॉस्ट कम कर रहे हैं। अगर आपने कोई तरीका ढूंढ लिया है कि अपने बिजनेस में कॉस्ट कम करने के ये तरीके हैं, कि समझो ऐसा करते हैं, जो हमारा शोरूम जो है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस है, वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में है तो बहुत महंगा पड़ता है, तो ऐसा करते हैं इसको कहीं बेसमेंट में ले जाते हैं दिल्ली से दूर। इससे आपने कॉस्ट कम कर ली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कर लिया। लेकिन आप अकेले तो है नहीं जो ऐसा करेंगे। जैसे ही लोग देखेंगे यार ये कॉस्ट कम करने का तरीका है, सभी लोग आ जाएंगे कॉस्ट कम करेंगे, और जब सब कॉस्ट कम करेंगे तो सबका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो सब लोग बोलेंगे मुझे अपना सामान बेचना है, तो अपना सामान बेचने की वजह से, कंपटीशन की वजह से प्राइस क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, अगर आप प्राइस डाउन करें तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग आपके साथ प्राइस डाउन कर देंगे। दूसरा, अगर आप कॉस्ट अपनी सेल्स का प्राइस जो है मार्केट में प्राइस ऊपर करें तो कस्टमर जो है वो शिफ्ट करके आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा। अब मुझे बताइए, तो हमको समझ पड़ गया कि भाई कंपटीशन हाई है और सब लोग कॉपी कर लेते हैं, आप जो भी स्टेप उठाएंगे उसके वजह से ओपीएम ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि कोई कंपनी 10 साल से ओपीएम ज्यादा ही रखती है, कोई कंपनी या किसी इंडस्ट्री में जो टॉप 4 प्लेयर हैं, किसी इंडस्ट्री में टॉप 4 प्लेयर हैं, उन सब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा है। 15% को हमने एक बेंचमार्क बना लिया है। अगर 15% से किसी इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर के सबके 15% से ज्यादा है, तो इससे क्या समझ पड़ता है आपको? मुझे सोच के बताइए। किसी भी इंडस्ट्री में अगर जो टॉप 4 प्लेयर हैं, और सारे चारों बड़े बड़े प्लेयर हैं, चारों एक दूसरे से अपनी मार्केट क्या कर रहे होंगे, खेच रहे होंगे, सब लोग सोच रहे होंगे ये कस्टमर मैं ले आऊं। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि किसी इंडस्ट्री में टॉप 4 प्लेयर हैं, जो सारे लोग अपना मार्जिन 15% से ऊपर रख पाते हैं, इससे आपको क्या समझ पड़ता है? इससे इंडस्ट्री का मोड तो समझ पड़ता है, बट ये समझ पड़ता है कि इंडस्ट्री जो है वो फियर्सली कॉम्पिटिटिव नहीं है। इंडस्ट्री के जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना अपना मार्केट बना ली है। जैसे कि अमूल बटर ने अपनी मार्केट बना ली, न्यूट्रालाइट ने अपनी मार्केट बना ली, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सभी हैं प्लेयर्स, लेकिन सबने अपनी अपनी मार्केट बना ली। लेकिन सभी लोग पैसा क्या कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं। मैगी ने अपनी मार्केट बना ली, टॉप रेमन ने अपनी मार्केट बना ली, yippee ने अपनी मार्केट बना ली, लेकिन सभी लोग मान लेते हैं 15% से ज्यादा कमाते हैं। मतलब सब लोगों ने अपने बिजनेस को बड़ा किया है और अपने बिजनेस के आसपास कोई मोड क्रिएट कर लिया है, और अब जब वो प्राइस ऊपर ले जाते हैं तो मैगी वाला मैगी छोड़ के टॉप रेमन नहीं खाता, वो अभी भी मैगी खाते रहता है, और टॉप रेमन वाला अगर टॉप रेमन हल्का सा प्राइस ऊपर भी कर दे तो भी वो मैगी ही तो भी वो टॉप रेमन ही खाते रहता है, मैगी में शिफ्ट नहीं होता। कोलगेट ने अपनी ब्रांड क्रिएट कर ली, पेप्सोडेंट ने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया, दंत कांति ने अपना मोड क्रिएट कर लिया, मान लेते हैं। तो सबने अपना अपना मोड क्रिएट किया और अपनी एक मार्केट बना ली है। अब इनके कस्टमर क्या बन गए हैं, लॉयल बन गए हैं। अब इनके किंगडम पे जब कोलगेट पेप्सोडेंट के किंगडम पे अटैक करता है तो कस्टमर नहीं जाता, वो पेप्सोडेंट वाला पेप्सोडेंट ही रह जाता है। या फिर क्या होता है, कभी कोलगेट वाला पेप्सोडेंट पे मार लेता है, पेप्सोडेंट वाला कोलगेट पे मार लेता है, मार्केट शेयर दोनों का उतना ही रहता है। इसका मतलब अगर इंडस्ट्री में ऐसे टॉप 4 प्लेयर हैं जो सभी 15% से ऊपर कमाते हैं, तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री इजी टू डू बिजनेस इंडस्ट्री। इजी टू डू मतलब इजी टू एंटर नहीं, याद रखिए, इजी टू एंटर एक अलग चीज होती है, मैं बोल रहा हूं इजी टू डू बिजनेस है। इजी टू डू बिजनेस मतलब एक बार जो अब लीडर बन गया है वो अपना काम करते रहता है, वो अपने मार्जिन मेंटेन करते रहता है। नया प्लेयर नहीं आ सकता, ये अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बार जो लीडर बन गया वो लीडर बना रहता है। अब मुझे बताइए, अगर इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर सभी लोग 5%, 2%, 3% कमाते हैं,
इससे आपको क्या समझ पड़ता है? अगर इंडस्ट्री के समझिए इट्स अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री तो नहीं बोलूंगा, हो सकता है ग्रोथ हो रही हो सकता है ग्रोथ ना हो रही हो, बट मैं बोल रहा हूं इस इंडस्ट्री ने अपने सेगमेंट्स बना दिए। एक और एग्जांपल देता हूं, रिन ने अपना मोट बना लिया है अपने कस्टमर का, ससा ने अपना बना लिया, ससा डिटर्जेंट ने, व्हील डिटर्जेंट ने अपना बना लिया है, तो सबने अपनी अपनी मार्केट बना ली है। और रिन जब अपना प्राइस ऊपर नीचे करता है तो ससा का कस्टमर कहीं नहीं जाता, जब ससा प्राइस ऊपर नीचे करता है तो व्हील का कस्टमर कहीं नहीं जाता। सबने अपने अपने मोड क्रिएट कर लिए हैं, अपनी अपनी मार्केट को डिफाइन कर लिया है और उनके कस्टमर लॉयल बन चुके हैं। लेकिन अगर किसी बिजनेस में 2% 3% ही मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो इसका मतलब क्या समझ पड़ता है? एक आंसर है उसका मतलब हाई वॉल्यूम ऑफ सेल है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सेल कितना भी हाई हो, मार्जिन आप ज्यादा क्यों नहीं कमाएंगे? अगर मैं 10 करोड़ भी अपना सामान बेचता हूं, जैसे समझिए मेरा कोर्स अगर मैं 10 करोड़ लोगों को बेचूं तो भी मैं क्यों सस्ते पे बेचूं? अगर मैं बेच सकता हूं तो मैं 10 करोड़ को हर एक आदमी को अपना कोर्स 1 लाख में बेचने की कोशिश करूंगा, मैं क्यों सस्ते में बेचूं? तो मैं ऐसा नहीं मानता कि वॉल्यूम हाई है तो मार्जिन कम हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम हाई भी है तो क्या हुआ, मैं मार्जिन अपना फिर भी ज्यादा रखना चाहूंगा, ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा, लेकिन मैं रख नहीं पाता। रख क्यों नहीं पाता? क्योंकि अगर मैंने मार्जिन ज्यादा रखा तो कॉम्पिटिटर आएगा, सस्ता कुछ देगा और मेरा कस्टमर मेरे से क्या कर जाएगा, ले जाएगा। इसका मतलब अगर किसी इंडस्ट्री में अगर 2-3% का ही मार्जिन होता है तो इट्स अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इट इज डिफिकल्ट टू डू बिजनेस, डिफिकल्ट टू डू बिजनेस। और सिर्फ एक कंपनी का नहीं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा भी हो सकता है, एक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर टॉप 4 प्लेयर में सबका ही 12, 13, 15% से ऊपर है, दिस इज अ वेरी गुड साइन कि इस इंडस्ट्री में इजी टू डू बिजनेस है। और अगर टॉप 4 प्लेयर सबका ही 3, 4, 5% है या 15% से क्या है, 15% से कम है, तो हम बोल देते हैं कि ये डिफिकल्ट टू डू बिजनेस है। डिफिकल्ट टू डू बिजनेस मतलब पैसा कमाना इस बिजनेस में क्या है, बहुत मुश्किल। सोचिए अगर कोई सिर्फ 2-3% मार्जिन पे काम कर रहा है और कल अगर अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ गया और 2-3% आपका मार्जिन कम हो गया, तो आपका बिजनेस जो प्रॉफिटेबल है वो एक झटके में क्या हो सकता है, लॉस मेकिंग बन सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी है, तो ये कहीं सोचिए, कहीं लिखिए, ऐसी इंडस्ट्री ढूंढिए विच इज इजी टू डू बिजनेस वाली इंडस्ट्री। इजी टू एंटर नहीं बोल रहा, इजी टू डू बिजनेस वाली कंपनी ढूंढिए। अब मैं कैसे ढूंढूं इजी टू डू बिजनेस? तो क्या करेंगे, कोई भी कंपनी जब ढूंढेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर को हम सर्च करेंगे और देखेंगे वो कितना पैसा कमाते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जनरली हम ऑटो कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, ये मैंने बहुत जगह बोला होगा। जनरली मैं ऑटो कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता। इनफैक्ट इवन दो मैं बहुत बार डिबेट कर चुका हूं कि मुझे मारुति खरीदनी चाहिए कि नहीं, बहुत बार नजदीक आ चुका हूं मारुति खरीदने, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग मोट है, अभी भी मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग मोट है। तो ऐसे ही मैं एक आइडिया दे रहा हूं, मैं एकदम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना ही मैं बोल रहा हूं मारुति खरीदनी चाहिए। मेरे पास ना मारुति है, ना मैं मारुति खरीदने का सोचता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे जैसे लोग क्या सोचते हैं मारुति के बारे में। हम जैसे लोग ये सोचते हैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो इंडिया में उसको आने में बहुत साल लग जाएंगे। क्यों साल लग जाएंगे? बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा वो वही लोग खरीदेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जो भी मैं बोल रहा हूं उसको आपको इग्नोर कर देना चाहिए। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि मुझे मारुति फिर भी क्यों अच्छा लगेगा। मुझे यह लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल जब इंडिया में आएगा तो यह सेकेंड कार की तरह आएगा, यानी कि जिनके पास एक कार है, सेकेंड कार वो इलेक्ट्रिक लेने के बारे में अगले 5 साल में सोचेंगे। फर्स्ट कार आप इलेक्ट्रिक ले लें वो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है, उसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन क्या है, कॉस्ट है। तो अगर मैं एक ही कार अफोर्ड कर सकता हूं तो इसका मतलब मेरे पास पैसा कम है, तो मैं सस्ती कार लेना पसंद करूंगा, वो शायद नॉर्मल कार्स की कॉस्ट होगी। दूसरा रीजन ये है कि अगर मेरे को एक ही कार लेनी है और मुझे पता है मुझे कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इंटरस्टेट ट्रैवल करना पड़ता है, 500, 600, 700 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तो मेरे को क्या डर रहता है,
कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूंगा, लेकिन जब मुझे दूर जाना होगा, जैसे आज आप ले लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन जब 700 किलोमीटर तो जाना होगा तो बीच में क्या चाहिए होगा, चार्जिंग पॉइंट चाहिए होगा, और शायद मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूंगा क्योंकि मेरे को पता नहीं कि बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो मुझे कितना टाइम लगाना पड़ेगा, चार्जिंग में टाइम लगाना पड़ेगा, क्या मैं इलेक्ट्रिक बैटरी इजीली स्वैप कर पाऊंगा, स्वैप कर पाऊंगा तो उसके क्या अलग चैलेंजेस होंगे स्वैप करने में भी, कि आपकी बैटरी कौन सी, दूसरी बैटरी कौन सी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आएगा वो जनरली कौन सा आएगा, वो सेकंड कार में बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन मारुति की वो क्या है, मारुति की एक अलग मार्केट है जिसमें शायद वन कार, पहली कार वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है अभी भी उसमें हमको मारुति शायद अगले कुछ साल तक चलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मारुति लेना चाहिए, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि फिर भी मैं ऑटो में कभी इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों इन्वेस्ट नहीं करता ऑटो में? मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं ऑटो में शायद इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें मार्जिन क्या होंगे, कम। तो एक बार सर्च करें कि ऑटो कंपनीज में, तो बताइए ऑटो के 3-4 टॉप प्लेयर्स बना दीजिए इंडिया में जो लिस्टेड है। इंडिया में ऑटो में 3-4 प्लेयर बता दीजिए जो लिस्टेड है। एक कौन सा हो गया, मारुति हो गया। इनफैक्ट कई लोग तो मारुति को बोलते हैं मारुति इज अ ग्रेट कंपनी इन अ बैड इंडस्ट्री। मारुति इज अ ग्रेट कंपनी इन अ बैड इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बट मारुति जो है वो इस इंडस्ट्री में पैसा कमा लेती है। अच्छा, मारुति के बाद और कौन सा आ सकता है? टाटा मोटर्स आ सकता है, और कौन सा आ सकता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा आ सकता है। तो ये 3 कंपनीज के बारे में सर्च करते हैं जो लिस्टेड है। तो मॉर्निंग स्टार पे जाएंगे और क्या देखेंगे अभी हम ये देखेंगे कि ये जो टॉप 3 कंपनीज हैं, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड है, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रांड है, ये ब्रांड भी कितना पैसा कमा पाते हैं। तो 4 कार की कंपनीज में देखना स्टार्ट करते हैं। 2 व्हीलर्स में शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन कार में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि 2 व्हीलर अधिकतर आप इंटरसिटी यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्रॉब्लम शायद नहीं आएगा, और उसमें कॉस्ट भी आप इतना फर्क नहीं आता, इसलिए वो हो सकता है। बट अगेन आई कैन बी रॉन्ग, उसको भूल जाइए। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मॉर्निंग स्टार में जाते हैं और देखते हैं कि ऑटो कंपनीज में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो सबसे पहले कौन सा देख लेते हैं? मारुति देख लेते हैं। मारुति जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, देखते हैं मारुति जैसी कंपनी क्या मार्जिन पे काम करती है। तो यहां पे गए मारुति सुजुकी। तो जैसे निखिल सर ने लिखा इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, हमको तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी पसंद ही, जहां पे इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है उसमें डर क्या लगता है। पहले मैंने पेट्रोल वाली कार बनाई, मैं लीडर बन ही रहा था कि डीजल वाली आ गई। फिर मैंने डीजल वाले में शिफ्ट किया, मैं लीडर बन ही रहा था कि इलेक्ट्रिक आ गई। फिर इलेक्ट्रिक वाली मैंने बनाई, मैं पैसा कमाने ही वाला था कि हाइड्रोजन वाले आ गए। आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन वाले अगले 30 साल नहीं आने वाले? हो सकता है आप इलेक्ट्रिक में पैसा लगाएं, सब केपेक्स वेपेक्स करें, जैसे इलेक्ट्रिक कार दिखने लगे तो गवर्नमेंट सुना दे कि अब तो जो है वो हाइड्रोजन कार आ गई। तो ये बहुत डेंजरस होता है, हम जैसे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। अल्ट्राटेक के बारे में बात करेंगे हम बाद में। अब यहां पर आए की रेशियोज, और की रेशियोज पे फुल की रेशियो डेटा, राइट। अब फुल की रेशियो डेटा में हम यहां पर आए और देखा कि इसका रेवेन्यू कितना है वो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो दिया हुआ है, उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम दिया है, और नीचे क्या दिया है? ऑपरेटिंग मार्जिन। तो पहले तो देखिए मारुति जैसी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 4.7, 6.3, 8.2, 11, 12, 9, 5, 3, मतलब बड़े वेफर थिन मार्जिन पे काम करते हैं। अगर गलती से 15% कार की सेल नीचे गिर जाए तो बिजनेस एकदम खत्म ही हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एकदम ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने किसकी दिखाई है? नंबर 1 कंपनी की। अच्छा, उसके बाद हमने यही चीज आईटीसी की भी देखी होगी, तो एक बार जाके देखें, क्योंकि मैंने अभी मारुति दिखाया, मारुति के साथ टाटा महिंद्रा सब कुछ दिखाऊंगा, तो पहले चले ही जाते हैं टाटा मोटर्स के हाथ चले जाते हैं। तो हमने ये देखा कि इंडस्ट्री का जो टॉप प्लेयर है वो तो खुल के पैसा नहीं कमा पा रहा, खुल के नहीं कमाता, मतलब उसको ऐसा नहीं होता अब मैं लीडर बन गया हूं, अब मैं जितना पैसा कमाना चाहता हूं मैं पैसा कमा सकता हूं, ऐसा मेरे को नहीं दिखता, लीडर बनने के बाद भी नहीं दिखता। फिर मैं गया टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स में गया, फुल की रेशियो डेटा में गया, और फिर यहां पे जाके हमने देखा कि यहां पर जाके हमने देखा टाटा मोटर्स के देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
4 3 3 3 1 -2 -4 -6 -7 -3। और मजे की बात क्या है, लोग बोल रहे हैं ये जो माइनस है ना वो +3 होने वाला है, +5 होने वाला है, इसलिए इन्वेस्ट करो। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसलिए इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि नेचुरली जो लॉस मेकिंग कंपनी जब टर्न अराउंड करती है तो पैसा बन सकता है। लेकिन क्या मेरे को यह बताता है कि टाटा मोटर्स जैसा भी ब्रांड बनाने के बाद, टाटा मोटर्स जैसा बड़ा ब्रांड बनाने के बाद, टाटा होने के साथ, जैगुआर को जोड़ने के साथ, लैंड रोवर सबको जोड़ने के साथ, तभी भी क्या आप मनचाहा प्राइस कर सकते हैं? तो मुझे एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, टाटा जैसा ब्रांड बनने के बाद, मारुति जैसा ब्रांड बनने के बाद, क्या आप मन चाहे प्राइस पे अपना बेच सकते हैं प्राइस? तो कई लोग बोलेंगे नहीं। तो मैं बोलता हूं सर बाकी लोग तो कर लेते हैं। जैसे आईटीसी जो है वो मन चाहे प्राइस पे सिगरेट बेचती है, वो बोलती है हम तो सिगरेट का प्राइस यही रखते हैं, यही सिगरेट है। इनफैक्ट सिगरेट जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, कितना रोज रोज खरीदना है, इसमें लोग बहुत प्राइस सेंसिटिव हो सकते हैं, तभी भी आईटीसी बोलती है हमारा प्राइस तो यही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कस्टमर बिल्कुल प्राइस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन टाटा मोटर्स और मारुति के पास तो कोई प्राइसिंग पावर मेरे को दिख ही नहीं रही है, यहाँ पे कोई प्राइसिंग पावर ही नहीं दिख रही। जो आप फ्री कैश फ्लो बोल रहे हैं सर, यही टाटा मोटर्स में हो रहा है। जो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा था, वो पहली बार फ्री कैश फ्लो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको लोग टर्न अराउंड मानते हैं। तो टर्न अराउंड के टाइम पैसा क्या होता है, एकदम से शेयर का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि टर्न अराउंड हो रहा है। जो सब लॉस मेकिंग मान रहे थे उसको एकदम आपने प्रॉफिटेबल कर दिया। इसके बाद क्या देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देखते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखते हैं इनका मार्जिन क्या है। टॉप 3 प्लेयर्स देख रहे हैं तो हियर इट इज। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम गए और यहां पर आए और फुल की रेशियो डेटा देखा और देखा यहां क्या मार्जिन है। तो यहां पे देखा भाई इनके क्या मार्जिन है, 10 2 4 1 -2 9 7 11 10 9 14 थोड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक मॉडल आया XUV 700 क्लिक हो गया तो पैसा बन गया। अगर दूसरा एकदम कंप्यूटर ने ऐसी गाड़ी बना दी तो पता नहीं एकदम से मार्जिन का क्या होगा। लेकिन मैं मोर और लेस, क्या आप सब लोग ये देख सके, क्या मोर और लेस आप सब लोग ये देख सके कि ये कंपनी, ऑटो कंपनीज ऐसी कंपनी है जहां लीडर बनने के बाद भी आप खुल के पैसा नहीं कमा पाते। तो एक बार यस लिख दीजिए, मेरा पॉइंट अगर समझ पड़ा है। अभी तक ऑटो देखा है, अभी हम क्या देखेंगे, मोट वाली कंपनीज भी देखेंगे। हम एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन देख लेंगे, सारे टॉप लीडर्स की, सीमेंट कंपनीज की देख लेंगे, आईटी कंपनीज की देख लेंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ एफएमसीजी नहीं देखेंगे। अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में ये तो है ही नहीं कि ब्रांड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए। हमने बोला कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी 4-10 साल से, लास्ट 10 साल से अपने मार्जिन 15% पे मेंटेन कर रही है और उसकी सेल बढ़ते जा रही है, तो उसमें कोई ना कोई मोट होगा ही होगा। या तो ब्रांड का मोट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मोट होगा, या सारे मोट होंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी 10 साल से सेल भी बढ़ा रही है और उसके मार्जिन 15% से ऊपर ही चल रहे हैं, और इंडस्ट्री में सबके मार्जिन 15% से ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी ने कोई तो मोट क्रिएट किया है। हो सकता है वो मोट हमको समझ पड़ रहा है, हो सकता है हमको वो मोट समझ नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई तो मोट है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 10 साल से 15% से ऊपर कमा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप कमाएंगे तो कंप्यूटर को आना चाहिए और आपसे मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को दूर ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑलराइट, अब देखते हैं कोई एफएमसीजी कंपनी, क्योंकि हम एफएमसीजी में कंपनीज को क्या मानते हैं कि बहुत अच्छा मोट होता है। एफएमसीजी कंपनीज मतलब कौन सी हो गई, वॉरेन बफेट टाइप ऑफ कंपनीज। तो वॉरेन बफेट टाइप ऑफ कंपनीज में सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, आईटीसी से स्टार्ट कर लेते हैं। आईटीसी मोर और लेस एफएमसीजी कंपनी है। इनफैक्ट मैं तो टोबैको को भी एफएमसीजी मानता हूं। आप ऐसा बोल सकते हैं नॉन टोबैको एफएमसीजी, लेकिन मैं तो टोबैको को भी एफएमसीजी ही मानता हूं। तो मैं तो ये मानता हूं आईटीसी पूरी एफएमसीजी कंपनी है। तो आईटीसी के पास गए, हाँ टोबैको एफएमसीजी, नॉन टोबैको एफएमसीजी भी हो सकता है। अब यहां पे जाते हैं आईटीसी और इसका क्या देखते हैं, इसका देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा तो ये देखिए क्या चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 35%, 33%, 35%, 35, 36, 31%। तो 30% का मार्जिन है। अब ध्यान से देखिए, सेल 261 से डबल हो गई है और तभी भी मार्जिन 35 का 35% ही है। ये क्या बताता है आपको, सेल डबल भी हो रही है फिर भी मार्जिन कम नहीं हो रहा। तो मार्जिन कम क्यों नहीं हो रहा? और याद रखिए इन लास्ट 10 साल में कितनी बार सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा होगा,
टैक्स लगा तो आपके मार्जिन क्या हो जाने चाहिए थे, कम हो जाने चाहिए थे। तो मेरे को ये बताइए अभिषेक सर, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको आईटीसी खरीदना चाहिए, मेरा काम एडवाइस करने का नहीं है, मेरे को लगता है कि आईटीसी अच्छा है, बट मैं ये नहीं बोल रहा आपको खरीदना चाहिए, मैं तो सिर्फ लॉजिक दे सकता हूं अपना। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे ये बताइए कि लास्ट 12 साल से सेल भी बढ़ रही है, मार्जिन फिर भी 30% ही चल रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया, सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो मार्जिन कम हो जाना चाहिए था। तो सिगरेट के ऊपर जब टैक्स लगाया तो मार्जिन कम क्यों नहीं हुआ? पहले तो मेरे को ये बता दीजिए, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि जब सिगरेट के ऊपर इतना टैक्स लग रहा था, इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री थी, और ये जब और भी सिगरेट के ब्रांड्स हैं, तो ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है कि इनका मार्जिन कम नहीं हो रहा? मार्जिन कम क्यों नहीं हो रहा? नो कंपटीशन, या हो सकता है कस्टमर लॉयल्टी, हो सकता है जितना भी टैक्स बढ़ा वो कस्टमर को क्या कर दिया, पसंद कर दिया। कस्टमर को पसंद किया तभी भी सेल कम नहीं हुई, तभी भी प्रॉफिट कम नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई मोट होगा। ये टाइम वेस्ट ही मत करिए ढूंढने में क्या क्या आईटीसी ब्रांड है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, क्या टेस्ट अच्छा है, ये टाइम ही वेस्ट मत करिए। ये बोलिए कि अगर कोई कंपनी 10 साल से मार्जिन हाई रख पा रहा है तो कोई ना कोई मोट तो होगा ही होगा। लेकिन क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखना चाहिए। क्यों? हो सकता है इट इज अ ग्रेट कंपनी इन अ बैड बिजनेस, इट इज अ ग्रेट कंपनी इन अ बैड बिजनेस। मतलब एक ग्रेट मैनेजमेंट है जिन्होंने बैड बिजनेस में भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर दी है। और वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, वॉरेन बफेट सर का इसके ऊपर एक कोट है, और वो कोट क्या है, वॉरेन बफेट सर का एक कोट है, और वो कोट क्या है, कोट ये है, वो बोलते हैं व्हेन अ ग्रेट मैनेजमेंट टेक्स ओवर अ बैड बिजनेस, इट इज द बिजनेस विच रिटेन्स इट्स रेपुटेशन। मतलब अगर एफएमसीजी बैड बिजनेस है और अगर ग्रेट मैनेजमेंट आके उसको अच्छा कर भी देती है लंबे समय में, इट इज द बिजनेस विच रिटेन्स इट्स रेपुटेशन। अगर वो बिजनेस खराब है तो एक ना एक दिन बैड कंपनीज भी जो है वो भी क्या हो, जो ग्रेट कंपनीज उस बैड इंडस्ट्री में है वो भी खत्म हो जाएंगी। वॉरेन बफेट सर का एक और कोट है जो आपको ये समझाएगा। वो ये बोलते हैं that we like to buy companies that can be run by fools. We like to buy companies that can be run by fools. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं देखो बैड इंडस्ट्री में अगर एक समझदार आदमी ले आओ और समझदार आदमी उसका प्रॉफिट बढ़ा दे तो ये टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि जब समझदारी खत्म होगी, जिस भी दिन खत्म होगी, ये भी कोलैप्स कर जाएगा। तो वी डोंट लाइक टू बाय कंपनीज जिनका प्रॉफिट ज्यादा है इंडस्ट्री से, 15% से, क्योंकि वो समझदार है। हमें तो ऐसी कंपनी दो जिसमें अगर डम आदमी भी आ गया ऊपर तो भी ये 15% कमाते ही रहेंगे। तो आपने बोला भाई ये तो सिर्फ किसका है, ये तो सिर्फ आईटीसी का है। तो आईटीसी के दो तरीके के कंप्यूटर आ सकते हैं। दो तरीके के कंप्यूटर कौन से हो सकते हैं? एक एफएमसीजी कंप्यूटर हो सकते हैं, जैसे एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब हो सकते हैं। या दूसरे टाइप के कंप्यूटर कौन से हो सकते हैं? टोबैको हो सकता है, वीएसटी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वो वाली दो सिगरेट कंपनीज टाइप भी आ सकती है। तो अगर आप सिगरेट देखना चाहते हैं क्या सिगरेट में सभी पैसा कमाते हैं, एक बार देखते हैं सिगरेट में दूसरी कंपनी कौन सी हो सकती है, से वीएसटी। वीएसटी इंडस्ट्रीज आए और वहां पे हमने सिगरेट कंपनीज के बारे में सोचा कि भाई ये भी पैसा कमाती है क्या, या सिर्फ आईटीसी ही पैसा कमाती है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे देखते हैं की रेशोज में गए, वीएसटी भी टोबैको कंपनी है, सिगरेट कंपनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीएसटी मैन्युफैक्चर सिगरेट्स अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको अंडर द ब्रांड नेम ऑफ चार्म्स, चारमीनार, गोल्ड, मूवमेंट्स, ये इनके ब्रांड हो गए। तो देखते हैं क्या ऐसा तो नहीं आईटीसी की वजह से ये पैसा नहीं कमा पाते। तो यहाँ पर आए वीएसटी इंडस्ट्रीज, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, देख के बहुत खुशी होनी चाहिए। इनकी भी सेल डबल हो गई है जैसे आईटीसी की हुई है, और इनके भी मार्जिन 15% से क्या है, ऊपर है। मतलब आईटीसी भी इनके कस्टमर को नहीं ले जा पाता, सबने अपने अपने ब्रांड क्या कर लिए हैं, मोड क्रिएट कर लिया है। तो इसने भी पहले से, फर्स्ट प्लेयर ने तो किया ही है आईटीसी, सेकंड प्लेयर वीएसटी, उसने भी कर लिया है। फिर आपने बोला गॉडफ्रे फिलिप्स देख लेते हैं, तो यहां पे जाते हैं तो इसमें देखते हैं ये भी टोबैको कंपनी है, ये भी सिगरेट की कंपनी है। तो यहां पर गए सिगरेट कंपनी और देखते हैं ये कैसा पैसा कमाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी सिगरेट मैन्युफैक्चरर है, फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स, ये इनके बेसिकली मालबोरो, ये इनके ब्रांड्स हैं। तो यहां पर गए की रेशियोज
और फुल की रेशियो डेटा में देखते हैं क्या ये भी पैसा कमाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हियर इट इज, यहाँ पे पैसा कमाते हैं और यहाँ देखते हैं इनका मार्जिन भी 14, 11, 10, 9, 7, 7 थोड़ा कम है, 12, 15, तो इनका भी ठीक ठाक है, बट हाँ उतना अच्छा नहीं है। तो क्या समझ पड़ा कि मोर और लेस ये टॉप 3 प्लेयर सभी अपना अपना पैसा कमा लेते हैं, ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। नेगेटिव तो एक भी साल कोई भी इनमें से नहीं किया है। फिर आईटीसी के एफएमसीजी कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे पहले इन सबको डिलीट करते हैं और आईटीसी के कौन से तो अच्छा पहले मुझे बता दीजिए, ये देख के ये नहीं पता लगा कि आईटीसी खरीदना चाहिए कि नहीं, ये देख के ये पता लगा कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो इजी टू डू बिजनेस है। इजी टू डू बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि खरीद लो, क्योंकि हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा हो, प्राइस सस्ता है कि नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है। अभी तो हम क्या ढूंढ रहे हैं बस कि बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, मोट है कि नहीं। तो इससे हमको क्या समझ पड़ता है कि टोबैको में कुछ तो मोट है, खरीदना चाहिए कि नहीं ये एक अलग बात है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। अच्छा, उसी तरीके से हमने बोला अगर हमको एचयूएल खरीदना है तो हमने बोला एचयूएल कौन सी इंडस्ट्री में, एफएमसीजी, तो एचयूएल के इस इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर ले लो, नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल, ये 3 प्लेयर में देख लेते हैं मार्जिन कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन पे देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं और देखते हैं क्या एचयूएल भी मार्जिन कमाता है। तो की रेशियोज, फुल की रेशियो डेटा, ये रिमेंबर दिस, हम ये नहीं बोल रहे इसका मतलब ये डेटा देख के हम आईटीसी खरीद लेंगे, ये डेटा देख के हम सिर्फ ये बोलेंगे इट इज इजी टू डू बिजनेस, खरीदने वरीदने की बात अभी तक हमने नहीं की। अच्छा, एचयूएल देखा तो एचयूएल के मार्जिन देखे तो 14, 14, 15, 16, 17, 19, 20, तो इसके भी मार्जिन बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और देखिए सेल भी बढ़ रही है, इसकी भी सेल डबल हो गई है और डबल होने के साथ मार्जिन भी क्या कर पा रहा है, ये बढ़ा पा रहा है, तो कुछ तो जबरदस्त प्राइसिंग पावर होगी। फिर हमने बोला ऐसा करते हैं नेस्ले की देखते हैं, नेस्ले भी ऐसा ही है क्या, तो यहां पे देखते हैं नेस्ले, हियर इट इज, नेस्ले देखा की रेशियोज, फुल की रेशियो डेटा, और यहां पे देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 19, 18, 17, 15, 14, 18, 20, 21, तो ये भी ऐसा ही है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से कितनी सिंपल होती है और कहां प्रॉब्लम आती है। तो कितनी सिंपल होती है बहुत ध्यान से देखिए, ऑल यू हैव टू डू इन इन्वेस्टिंग इज बाय ग्रेट कंपनीज। ग्रेट कंपनीज ढूंढना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, आप अभी ढूंढ सकते हैं। जैसे किसने बोला एशियन पेंट्स ग्रेट कंपनी है क्या, तो बताइए एशियन पेंट्स ग्रेट कंपनी है कि नहीं, डिसाइड कैसे करें, एशियन पेंट्स ग्रेट कंपनी है कि नहीं, या हमको इस एशियन पेंट्स में ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड कर लें। एक बार आप में से कोई बताना चाहेगा। तो मैंने बोला भाई एशियन पेंट्स कंपनी अच्छी है कि नहीं, खरीदनी चाहिए कि नहीं, वो सस्ती है कि नहीं, महंगी अलग बात है, लेकिन ग्रेट कंपनी है कि नहीं आप कंक्लूड कैसे करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे, आज के बेसिस पे जो हमने क्लास में सीखा उसके हिसाब से हम कैसे कंक्लूड करेंगे। जैसे सर ने बोला 11 पैरामीटर्स देखने की जरूरत भी नहीं है, इजी टू डू बिजनेस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, ओपीएम सिर्फ एशियन पेंट्स का चेक करेंगे या कॉम्पिटिटर्स का भी चेक करेंगे, तो कॉम्पिटिटर्स का भी चेक करेंगे। 11 पैरामीटर्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सबसे सिंपल तरीका है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आपने एशियन पेंट्स डाला और देखा कि भाई क्या मार्जिन ठीक होते हैं क्या, तो यहां पे देखते हैं एशियन पेंट्स में जाते हैं, फिर बर्जर पेंट्स भी देख लेंगे, टॉप 4 प्लेयर देख सकते हैं, यहां पर आए और इधर देखा कि इसके मार्जिन कैसे हैं, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, 15, 14, 17, 17, 16, 18, तो 15% से तो ऊपर ही है, ये तो अच्छा दिख रहा है। मे बी इट इज अ ग्रेट कंपनी इन अ बैड बिजनेस, तो हमने बोला भाई ऐसा करते हैं दूसरी कंपनी भी देख लेते हैं, तो हमने बोला बर्जर देख लेते हैं, तो बर्जर पेंट्स देखते हैं इसके मार्जिन कैसे हैं, तो यहां पर आए और बर्जर पेंट्स में देखा हमने कि भाई इसके मार्जिन कैसे चल रहे हैं, खरीदनी है कि नहीं वो प्राइस अलग फैक्टर है, वो अभी अलग बात है, हम बस देख रहे हैं कि कंपनी ग्रेट है कि नहीं। तो कंपनी यहां पे देखा तो यहां पे 9, 9, 9, 9, 12, 13, 13, 12, 13, 14, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बट कोई एक साल भी नहीं है जहां पे पैसा क्या है, माइनस है, ऐसा नहीं है। तो हमने बोला ये भी ठीक ठाक कंपनी तो डेफिनेटली
है ही। तो एशियन पेंट्स एक ग्रेट कंपनी है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। क्यों? हमने देखा एशियन पेंट्स ने अपनी सेल भी बढ़ाई, ये देख लीजिए 96,000 की सेल से 215 कर दी, सेल भी डबल कर दी, तभी भी अपना मार्जिन क्या रखा? कांस्टेंट रखा। इसका मतलब बहुत सारे लोग इसके किंगडम पे अटैक कर रहे होंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। तो इससे हमको ये पता लगा एशियन पेंट्स में भी कोई मोट है, ये हमको पता लगा आईटीसी, एचयूएल, इन सब में कोई मोट है। अच्छा, उसी तरीके से एविएशन में मोट है कि नहीं देख लें, एविएशन में मोट है कि नहीं। तो बताइए इंडिगो में मोट है कि नहीं? कैसे चेक करें कि इस बिजनेस में मोट है कि नहीं? मुझे पता है आंसर, आपको पता है, बट एक बार लिख दीजिए सो दैट बार बार दिमाग में रिमाइंड हो जाए। एशियन पेंट्स देख लिया, मोट है। आईटीसी देख लिया, मोट है। खरीदने की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं? मोट है। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिगो में मोट है कि नहीं। तो इंडिगो में मोट है कि नहीं, हमने बोला है ऐसा करते हैं भाई, टॉप 4 प्लेयर देख लेते हैं। तो हमने तो यहां पे आ जाते हैं, इंटरग्लोब एविएशन, देखते हैं इसमें कोई मोट है कि नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेते हैं, तो यहां पर आया चेक की रेशियोज, यहां पे आ जाते हैं और देखते हैं भाई इसमें कोई मोट है क्या। तो यहां पर आए मार्जिन देखना स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए 12, 16, 9, 11, फिर माइनस ही हो गया, फिर 4 हो गया। ये तो चलो कोविड वाला ईयर आ गया, बट उससे पहले भी अगर आप देखें तो 12, 16, 9, 11 माइनस माइनस भी हो जाता है, फिर 4 भी हो जाता है। तो हमने बोला बड़ा मुश्किल है, और कौन सा हो सकता है। हमने बोला एक बार देख लेते हैं, स्पाइस जेट पे आ जाते हैं और स्पाइस जेट पे देखते हैं ये पैसा कमा लेता है क्या, 15% से ऊपर रहता है क्या हमेशा। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो फुल की रेशियो डेटा यहाँ पे देखा, 10 साल का डेटा देखना है, यहां पर आए और यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -14, -2, -14, -11, 7, 6, 5, फिर माइनस माइनस माइनस। तो पहले तो क्या समझ पड़ा आपको इससे? आपको यह समझ पड़ा कि इस बिजनेस में मोट नहीं होता। अभिषेक सर का क्वेश्चन है, वाई इज राकेश जूनवाला एंटरिंग द बिजनेस। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई मोट नहीं बना पा रहा। अगर गलती से आपने मोट बना लिया तो बहुत पैसा आ जाएगा। इवन वॉरेन बफेट हैज ट्राइड टू एंटर द बिजनेस। तो वॉरेन बफेट, अगर आपको पता हो, उसने एविएशन में बहुत इन्वेस्ट किया था। इस जो वैसे वो हमेशा बोलता है एविएशन इज अ बैड इंडस्ट्री, लेकिन उसने कोविड से पहले एविएशन में किया था, उसके बाद वो फिर से बाहर निकला था। लेकिन ध्यान से समझिए वॉरेन बफेट भी क्या बोल रहे हैं। वॉरेन बफेट बोल रहे हैं एविएशन का प्रॉब्लम क्या होता है। एविएशन का प्रॉब्लम है, समझिए इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अभी इतनी बड़ी कंट्री में, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इतनी बड़ी कंट्री में अभी आप मुंबई से दिल्ली चलते हैं तो आपको कुछ अपना पैसा मिल जाता है। जब पैसा कमाएंगे तो क्या पैसा अपने पास रखेंगे या नया रूट बनाएंगे? आराम से सोच के बताइए। आपने एक कंपनी बनाई, आपने उसमें पैसा कमा लिया, पैसा कमा लिया तो उस पैसा जब कमाएंगे, उस पैसे को कमा के अपने पास रख के पैसा शेयर होल्डर को बांट देंगे, या आगे एक और रूट पे नया प्लेन खरीदेंगे, एक और रूट पे चलाने के लिए नया प्लेन खरीदेंगे? आराम से सोचिए, मुझे बताइए। तो न्यू रूट पे जाएंगे, न्यू रूट पे जाएंगे तो क्या होगा? न्यू प्लेन खरीदना पड़ेगा, न्यू प्लेन खरीदना पड़ेगा तो क्या होगा? वापस वही प्रॉब्लम। जितना भी आपने पैसा कमाया, यू मेक मनी बट यू हैव टू री इन्वेस्ट। तो फ्री कैश फ्लो जनरेट करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार आप नए प्लेन ही खरीदते रहते हो। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, नया प्लेन खरीदा, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी, वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन एवरीवन, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो सोचते हैं अगर हमारे पास एक्सेस टू मनी ज्यादा है तो एक बार अगर इसमें आ गए और हमने रूट्स बना दिए और बाकी सब प्लेयर्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एक बार इसमें अगर किसी ने गलती से मोनोपोली बना ली तो इसमें पैसा ही पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो इसलिए सब लोग ट्राई करते हैं, बट करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाटा ने ट्राई किया है, राकेश जूनवाला ने ट्राई किया है, वॉरेन बफेट ने भी ट्राई किया है। वॉरेन बफेट का कॉन्सेप्ट ये था कि अब इतने सारे रूट्स बन चुके हैं, सारे रूट्स बन चुके हैं, अब जो भी प्लेन्स जाएंगे और नए प्लेन्स आएंगे वो हमको पता है। पता क्यों है भाई? ये एग्जिस्टिंग रूट्स हैं, इसी रूट्स पे प्लेन चलने हैं, जो भी प्लेन जाएंगे वो यहां से रिटायर होंगे, नए प्लेन खरीदेंगे, उसका खर्चा हमको पता है, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बार बार नए प्लेन खरीदने, नए रूट्स के लिए ऐसा नहीं होगा। तो उनको ऐसा लगता था कि अमेरिका में पूरे रूट बन चुके हैं
और अब क्योंकि रूट बन गए हैं तो बहुत ज्यादा केपेक्स नहीं होगा और कंपनीज फ्री कैश फ्लो जनरेट करना स्टार्ट कर देंगी। तो कोशिश करते हैं, बट इट्स अ टफ बिजनेस। पता कैसे लगा टफ बिजनेस है? अच्छा, दो ध्यान से समझिए, टफ बिजनेस क्या अच्छा बन सकता है? एब्सोल्युटली बन सकता है। कोई ग्रेट बिजनेसमैन आएंगे, ग्रेट बिजनेसमैन आके इन गंदे बिजनेसेस को भी अच्छा बना देंगे, कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा। जैसे मैंने आपको इंटेल की कहानी बताई थी, मैंने आपको बताया था, मैं तो बोलता था इंटेल इज अ बैड बिजनेस, लेकिन इंटेल ने B2B एडवर्टाइजमेंट करके क्या कर लिया था? बैड बिजनेस को भी क्या बना लिया था? ग्रेट बिजनेस बना दिया था। जिनको ये इंटेल का एग्जांपल समझ नहीं पड़ा, वो जब वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि इंटेल भी बैड बिजनेस से ग्रेट बिजनेस बन जाता है। तो ऐसे ही कभी ना कभी टाटा, राकेश झुंझुनवाला, कोई ना कोई ग्रेट आदमी आए, ग्रेट आदमी नहीं बोलूंगा, कोई ना कोई ग्रेट बिजनेसमैन आएगा और इसके अंदर भी मोट क्रिएट करने के तरीके ढूंढ लेगा। वो कैसे करेगा, क्या होगा, वो हमको पता नहीं है। ऑलराइट, यस, वॉरेन बफेट ने लॉन्ग रन के लिए नहीं किया था, बट वो ट्राई करते रहते हैं बीच बीच में कि शायद पैसा बन जाएगा। ऑलराइट, अभी मैंने आपको यह बता दिया कि भाई मेरे को कैसे पता चल जाता है कि ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं। तो मुझे बताइए, हमने अभी क्या देखा? टोबैको अच्छा बिजनेस है क्या? हाँ, मोट तो है। FMCG अच्छा बिजनेस है क्या? चेक कर लिया, मोट तो है। पेंट वाला बिजनेस, एशियन पेंट अच्छा बिजनेस है क्या? चेक कर लिया, मोट तो है। एविएशन वाला अच्छा बिजनेस है, खराब है? हमने चेक कर लिया, पैसा नहीं है। ऑटो वाला अच्छा है या खराब है? अभी तो खराब है, फ्यूचर में कोई अच्छा बना देगा तो पता नहीं, अभी तो इट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि अगर माइनस हो जाए तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इट इज टू अनसर्टन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, इसी तरीके से मुझे बताइए टीसीएस, तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, अलग अलग एग्जांपल देते जा रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इतनी छोटी सी चीज से हम पता कर लेते हैं बिजनेस में मोट है या नहीं। तो मुझे बताइए, जो टीसीएस वाली कंपनी है, टेक कंपनीज, ये मोट है कि नहीं है? क्योंकि हम तो कई बार बोलते थे हम वॉरेन बफेट फॉलोअर्स हैं, टेक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस में हमने टीसीएस वीसीएस की बहुत डिटेल में बात की होगी, और हमने ये भी बोला होगा कि एक्चुअली हमको तो ये दुख है कि हमने टेक में पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडियन टेक को हम टेक मानते ही नहीं है, इसको हम क्या मानते हैं? सर्विस इंडस्ट्री मानते हैं। ये कोई टेक वेक का काम नहीं है। लेकिन पता कैसे लगे कि टीसीएस में मोट है? सो एक बार सब लोग चैट पे लिख दीजिए आंसर, मुझे पता है कि आपको पता है, एक बार फिर लिख दीजिए, कैसे पता करें कि टीसीएस में मोट है या नहीं मोट है? कैसे पता कर लें? पता कैसे पता चल जाएगा कि टीसीएस में मोट है कि नहीं? क्या देखना है? वापस टॉप 4 प्लेयर देख लेते हैं, मार्जिन कैसे हैं। तो ये देखिए, मैं डाल रहा हूं टीसीएस। इनफैक्ट मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या बात लगती है, हम जैसे लोगों ने टेक की इतनी बुराई की है, सालों में इतनी बुराई की है, लेकिन लास्ट 4-5 साल में मैंने जो पैसा कमाया है वो अधिकतर टेक में ही कमाया है। क्योंकि आपने जब वीडियो देखी कि हमने बोला होगा हमको टेक अच्छा लगता है, तो हमने टेक में ही अधिकतर पैसा कमाया है। तो यहां पे देखते हैं, टीसीएस में जाते हैं, की रेशियोज और फुल की रेशियो डेटा में जाते हैं। तो हाउ टू नो टीसीएस हैज मोट? टॉप 4 प्लेयर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये देखिए, टीसीएस जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27, 27, 24, 25, 24, 26, 26। तो हमने बोला इसमें तो अच्छा खासा मोट है। टेलीकॉम में अभी नहीं दिखेगा, टेलीकॉम में फ्यूचर में दिखेगा, वो आपको भारती एयरटेल को हमने अलग तरीके से समझाया था, बट ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको टेलीकॉम में इतना जबरदस्त मोट है। टेलीकॉम को, भारती एयरटेल को हमने कुछ अलग तरीके से समझाया है कि आज मोट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी बन जाएगा, क्योंकि एंट्री बैरियर बन चुके हैं। एक बार 2-3 प्लेयर खत्म होंगे, लास्ट में 2 ही प्लेयर रह जाएंगे। वो प्राइसिंग पावर उनके पास क्या है? बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर है। और मैंने समझाया था कि मैंने उस टाइम पे जो वीडियो बनाई थी उसमें डाला हुआ है, अगर आपने देखा हो, कि भारतीय एयरटेल के फाइनली इतनी प्राइसिंग पावर आ जाएगी कि वो 20% से प्राइस ऊपर करेगा महीने में और कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। तो वो हमने बात की, बट वो एक अलग चीज है। तो एक तो हमने देखा टीसीएस में मार्जिन है क्या, तो हमने बोला टीसीएस में तो है। इसका कॉम्पिटिटर कौन है? इन्फोसिस। तो इन्फोसिस देख लेते हैं, क्या इन्फोसिस में मोट है क्या? तो यहां गए की रेशियोज, फुल की रेशियो डेटा, और यहां पे हमने देखा कि इन्फोसिस का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, 28% वगैरह चल रहा है। तो 28, 25, 24, 25, तो इसका भी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। फिर किसने बोला? एचसीएल टेक भी देख लो, तो हमने बोला एचसीएल टेक देख लेते हैं।
तो HCL टेक, इसका भी क्या देखने वाले हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, की रेशियोज, फुल की रेशियो डेटा। ये देखिए इधर भी देखेगा 14, 15, 19, 23, 20, 19, 19, 19, 20। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे इजी चीज इन्वेस्टिंग की दुनिया में क्या होती है? सबसे इन्वेस्टिंग में इजी चीज होती है ये पता करना कि ग्रेट कंपनी कौन सी है। ये सबसे इजी काम होता है, मतलब इतना इजी काम है कि हम जैसे लोग बोलते हैं सर इसमें पूछना क्या है, लास्ट 10 साल के देख लो, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रख पाता है, सेल बढ़ रही है, तो कंपनी ने कोई ना कोई मोड क्रिएट कर दिया है, कंपनी ग्रेट बन चुकी है। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई रख के प्रूव कर रही है, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि अगर कंपनी ग्रेट है तो कहां कहां स्टॉक मार्केट में आप गड़बड़ करते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में मैंने बोला होगा। एक आप स्टॉक मार्केट में गड़बड़ करते हैं, आप कंपनी ऐसी खरीद लेते हैं जो ग्रेट नहीं होती, हाई डेट बाय इक्विटी कंपनी खरीद लेते हैं, तो कोलैप्स हो गई, मार्जिन है नहीं, बस ख्वाब है कि एक दिन मार्जिन बढ़ जाएगा, तो ऐसी कंपनी ढूंढ लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं कि आज कंपनी के पास मार्जिन नहीं है, लेकिन कल मार्जिन आ जाएगा, और उस होप पे वो क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है होप इन्वेस्टिंग। अब कई लोग बोलेंगे लेकिन होप में कई बार तो कंपनी बड़ी बन जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? देखो भाई 200 कंपनीज होती हैं, 200 में से कोई एक तो बची जाएगी, वो एक कौन सी होगी आज पता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए पता मत करिए, क्योंकि रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जहां पे मार्जिन नहीं है और उम्मीद है कि आगे मार्जिन बन जाएगा, वहां पे आपका रूल नंबर 1 प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट। अच्छा, दूसरी गलती क्या हो सकती है कि आप ग्रेट कंपनी खरीदें, और ग्रेट कंपनी आप ग्रेट प्राइस पे खरीद लें, ऐसे प्राइस पे खरीद लें कि वो जस्टिफाई हो ही नहीं सकती। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सिर्फ 2-3 गलतियां ही होती हैं, और ये कितनी कॉमन गलतियां हैं ध्यान से देखिए। आप ऐसी कंपनी खरीदते हैं जिसका डेट बाय इक्विटी है, ऐसी कंपनी खरीदते हैं जिसका कोई मार्जिन ही नहीं है, ऐसी कंपनी खरीदते हैं जिसका कोई रेवेन्यू भी नहीं है। ऐसी कंपनियां भी आ जाती हैं कि एक दिन आएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, यही गलती करते हैं। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको ये तो पता लग गया कि भाई अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, अब किस प्राइस पे खरीदनी चाहिए वो हमको सर्च करना है। तो अब मैंने पहली चीज क्या करी, पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी कि वीडियोस में आपने देखा कि कैसे पता करें बिजनेस में मोट होता है। उसके लिए मैंने बताया था क्या देखना चाहिए, लो कॉस्ट प्रोडक्ट हो तो अच्छा है, फिर मैंने बोला था ब्रांड हो तो अच्छा है, फिर मैंने बोला था R&D की रिक्वायरमेंट कम हो तो अच्छा है, फिर मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा हो तो अच्छा है, फिर मैंने बोला था खाने का टेस्ट हो तो बहुत अच्छा है। अभी तक हम ऐसे मोड ढूंढते थे, आज से आप ऐसे मोड नहीं ढूंढेंगे। बैंक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं बोल चुका हूं, बैंक हम नेक्स्ट क्लास में खरीदेंगे। वॉरेन बफेट नेवर परचेज पेटीएम, ये बहुत गलत फहमी है लोगों को। वॉरेन बफेट की कंपनी जो थी बर्कशायर, उसने पेटीएम में खरीदा था, और वॉरेन बफेट का जो बड़ा पोर्टफोलियो वॉरेन बफेट के कंट्रोल में होता है, छोटे छोटे पोर्टफोलियो टॉड और टेड करके 2 लोग हैं जो वो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो उन्होंने किया था। वॉरेन बफेट ने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो वॉरेन बफेट क्या करता है, जो छोटे छोटे पोर्टफोलियोज होता है उस पर उसका कोई से नहीं होता। इनफैक्ट मुझे नहीं पता आपको ये पता है कि नहीं, वॉरेन बफेट ये बोलता है अगर किसी भी कंपनी में $1 बिलियन से कम का इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए मेरे पास मत आना, मेरा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं उसी कंपनी में स्टडी करूंगा या अपना कुछ कमेंट दूंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऑलराइट, तो हमने बोला कि आज से मोट ऐसे नहीं देखेंगे, आज से मोट क्या देखेंगे, इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर देखेंगे, और टॉप 4 प्लेयर का क्या देख लेंगे हम, ये देख लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 15% से ज्यादा है तो इसमें हम इंटरेस्टेड होंगे। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में मैंने बताया था 2 पॉइंट्स हैं, एक है कि कंपनी ग्रेट है कि नहीं वो ढूंढनी है, ये तो हमने काम आपका आसान कर दिया। और दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है कि कंपनी जो है वो ग्रेट तो है लेकिन सही प्राइस पे भी है। तो एक और चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बार लोग उसको नेगेटिवली ले लेते हैं। मैंने जब एशियन पेंट्स के बारे में बात करी थी तो मैंने बोला था सौरभ मुखर्जिया सर ने ये बोला है कि एशियन पेंट बहुत अच्छा। मैं सौरभ मुखर्जिया सर की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये बोल रहा था, इनफैक्ट मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या तारीफ कर रहा हूं। उनकी जो बुक है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ये सब बहुत अच्छे से बताती है कि कंपनी ग्रेट कौन सी है।
ये बहुत अच्छा तरीका है उनका उनका बहुत सिंपल तरीका है। वो तो बोलते हैं बस ऐसी कंपनी ढूंढ लो जिनकी सेल्स ग्रोथ भी 10% से ज्यादा हो रही है और फ्री कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा है, और कितने साल से है, 15-15, 20-20 साल से। आप में से कितने लोगों ने उनकी किताब पढ़ी है, उनको शायद ये पता होगा वो क्या बोलते हैं। वो बस यही बोलते हैं, ऐसी कंपनी ढूंढ लो जिनकी सेल भी बढ़ रही है, फ्री कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इतनी स्पीड से, और आरओई भी ज्यादा है। अगर कोई कंपनी 15-20 साल से ऐसा कर पा रही है, सेल भी बढ़ा पा रही है, आरओई भी अच्छा है और मार्जिन भी अच्छा है, ये तो क्लियर ही है कि कंपनी ग्रेट है। इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता जो उन्होंने बताया है पता करने का कि कंपनी कौन सी ग्रेट है। जैसे मैंने आपको बताया तो मैं उसको थोड़ा और इजी कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं सर कुछ मत देखो, इंडस्ट्री के टॉप 4 प्लेयर अगर सभी लोग 15% से ऊपर कमाते हैं तो कंपनी ग्रेट ही होगी। तो सौरभ मुखर्जी सर जो ये बोलते हैं कि कंपनी ग्रेट कौन सी है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वो ये भी बोलते हैं, और वो भी मेरे को बात उनकी सही लगती है, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर एशियन पेंट्स ग्रेट कंपनी है या कोई भी फॉर दैट मैटर ग्रेट कंपनी को चार्ली मंगर क्या बोलते हैं, चार्ली मंगर बोलते हैं इफ यू बाय अ ग्रेट कंपनी एट अ गुड प्राइस, if you buy a great company at a good price, it is better than buying a bad company at a great price। मतलब वो बोलते हैं एशियन पेंट जैसी कंपनी के लिए अगर आपने प्रीमियम भी पे कर दिया तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सिर्फ सौरभ मुखर्जी नहीं बोल रहे हैं, तो चार्ली मंगर बार बार इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल ही है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सौरभ मुखर्जी सर का क्या थॉट प्रोसेस और उसमें क्या सही है। प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो में वो ये बोल रहे हैं अगर आज अर्निंग 1 है और ये 100 है, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अर्निंग 1 है और पी रेशियो 100 है तो प्राइस कितना चल रहा है 100। और अब वो ये बोल रहे हैं कि समझो अगर पी 50 पे आ भी गया, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए वो क्या बोल रहे हैं और बहुत वैलिड पॉइंट है उनका, अगर पी रेशियो 50 पे आ भी गया मतलब नीचे आ भी गया, लेकिन ये 30 इयर्स बाद आया मान लेते हैं, मतलब हो सकता है पहले आ जाए बाद में आ जाए, लेकिन 30 इयर्स बाद भी पी रेशियो कितनी हो 50 हो, लेकिन अर्निंग हर साल 15% से बढ़ते जाए। अगर अर्निंग हर साल 15% से बढ़ते जाए तो क्या होगा एक बार देख लेते हैं, एक्सेल शीट में जाते हैं। इनफैक्ट ये तो मैंने आपको निफ्टी के अर्निंग में बताया भी था, लंबे समय में अर्निंग से ज्यादा फर्क पड़ता है या पी से ज्यादा फर्क पड़ता है, एक बार मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, लंबे समय में कंपनी की अर्निंग बढ़ने से ज्यादा फर्क पड़ता है या पी रेशियो के चेंज होने से ज्यादा फर्क पड़ता है? ज्यादा फर्क अर्निंग से पड़ता है या पी रेशियो से फर्क पड़ता है? ये तो मैंने आपको बताया था 30 इयर्स में अगर पी रेशियो 50% भी गिर जाए तो भी उसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो वो यही बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं इक्वल टू एफ वी, अगर रेट 15% से बढ़ जाए, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स मान लेते हैं से 30 इयर्स कर लीजिए, पीएमटी 0 और आज की वैल्यू कितनी है 1 रुपया, ये 1 रुपया कितना बन जाएगा 66 रुपीज बन जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि 30 साल बाद अगर ये 1 रुपया 66 भी बन जाए तो क्या होगा, 66 और पी रेशियो 50 भी आ जाए तो भी क्या होगा, नया प्राइस कितना होगा 66 इंटू 50, और वो बोलेंगे प्राइस एशियन पेंट्स का 3300 हो जाएगा, फ्रॉम 100 टू 3300 इन 30 इयर्स, क्योंकि लंबे समय में पी रेशियो पे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना किस पे पड़ता है, अर्निंग पे पड़ता है। तो पहले तो मैं सौरभ मुखर्जी सर का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं आपको, वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ग्रेट कंपनी बाय करते हैं तो पी आधी भी हो गई तो क्या हुआ, अगर 40 साल तक अर्निंग देने वाली है तो कभी ना कभी ये प्राइस में एडजस्ट, प्राइस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो गलत बोल रहे हैं, मैं बस बोल रहा हूं देखिए इसमें क्या होता है, आपने एजम्पशन ले लिया है कि अर्निंग भी बढ़ने वाली है और आपने एजम्पशन ले लिया है कि पी भी 50 तक ही आएगी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर गलती से अगले 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अर्निंग हल्की सी स्लो हुई और पी भी कम हो गई तो यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय अ ग्रेट स्टॉक। और याद रखिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में सिर्फ इतना रूल फॉलो करिए, हमेशा निफ्टी में इन्वेस्ट करिए, कोर निफ्टी बना लीजिए, और कभी भी ओवर द इयर्स 5, 10, 15, 20 ही तो कंपनीज हैं, 20 कंपनीज हैं जिनकी आरओई, जिनकी सेल्स, जिनकी अर्निंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छे, मुश्किल से 20 कंपनीज हैं सर, मुश्किल से 20-25 कंपनीज, 20-25 कंपनीज में ध्यान दीजिए, और ये 20-25 कंपनीज जो ग्रेट हैं ये कभी कभी ग्रेट प्राइस पे मिल जाए
तो निफ्टी के कोर के साथ उनको ऐड कर लीजिए। जैसे मैं होता तो क्या करता, आईटीसी जैसी ग्रेट कंपनी सालों बाद ग्रेट प्राइस पे आई है, तो मैं निफ्टी को अपना कोर बनाता, मेन सैटेलाइट में क्या ऐड कर देता, आईटीसी ऐड कर देता। कभी अगर एशियन पेंट्स भी 1920 की पी रेशो पे आ जाए तो मैं एशियन पेंट्स को भी ऐड कर दूंगा। कभी एचयूएल जैसी कंपनी आ जाए, नेस्ले जैसी कंपनी आ जाए, तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। तो हमेशा इन्वेस्टिंग की दुनिया में याद रखिए, कुछ नया करने की कोशिश मत करिए, कोर निफ्टी बना लीजिए और कोर निफ्टी बना के बीच बीच में बस मौके ढूंढते रहिए। 10 साल में, 15 साल में 2-3 बार आपको ग्रेट कंपनीज भी ग्रेट प्राइस पे मिल जाएंगी, और अगर मिल गई तो खरीद लेंगे। अच्छा, ग्रेट कंपनी ग्रेट प्राइस पे कैसे चेक करें वो अभी हम देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला कि अभी फेसबुक उनकी बात नहीं करते, यूएस के मार्केट की बात नहीं करते, अभी इसके लिए कर लेते हैं। कैन यू गिव अ लिस्ट ऑफ 15-20 कंपनीज? देखिए सर, वैसे तो बहुत सिंपल है, जो एफएमसीजी बास्केट है उसमें सारी कंपनीज ग्रेट है। एफएमसीजी की जो बास्केट है उसमें सारी कंपनीज ग्रेट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और याद रखिए, ये ग्रेट कंपनीज की लिस्ट भी बदलते रहेगी। जैसे आज हमने देखा एफएमसीजी कंपनीज में सारे ही लोग मार्जिन क्या कमा लेते हैं, ज्यादा। तो एफएमसीजी में जितनी भी कंपनीज हैं जो मार्जिन ज्यादा कमा लेती हैं, सभी ग्रेट कंपनीज हैं। आप ऐसे वैसे लिस्ट पूछ रहे हैं तो मैं आपको लिस्ट ही दे देता हूं। अच्छा नहीं लगेगा लिस्ट देख के आपको, क्योंकि आप बोलेंगे यार ये तो मैं भी निकाल सकता था, लेकिन फिर भी मैं, आपने बोला है तो मैं लिस्ट दे देता हूं। कितना सिंपल है लिस्ट निकालना, ध्यान से देखिए कितना सिंपल है लिस्ट निकालना। एनएससी इंडिया की साइट पे जाइए, पुरानी वेबसाइट के ऊपर गए, यहां पे हम प्रोडक्ट्स में गए, प्रोडक्ट से हम गए प्रोडक्ट्स में गए इंडिसेस, इंडिसेस में गए यहां पे अबाउट इंडिसेस, अबाउट इंडिसेस में गए सेक्टोरल इंडिसेस या थीमेटिक इंडिसेस, ये सेक्टोरल में गए, यहां पे देखा एफएमसीजी इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स में यहां पे डाउनलोड फैक्ट शीट किया, और एफएमसीजी इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी है सबका नाम आ जाएगा। ये सारी कंपनीज ग्रेट हैं सर, घर जाके चेक कर लीजिएगा, सबके मार्जिन ऐसे ही हैं, चाहे वो एचयूएल हो, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो ब्रिटानिया हो, गोदरेज हो, डाबर हो, सारी कंपनीज मोर और लेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स शायद ना हो, बट ग्रेट कंपनी तो है, अल्कोहल बिजनेस वेरी स्ट्रॉन्ग मोड, ये सारी कंपनीज ग्रेट हैं सर नियरली। दूसरा, टेक्नोलॉजी में उठा लीजिए, टीसीएस, इंफोसिस, ये सारी ग्रेट है। आज 5 साल बाद होंगी कि नहीं, वो आपको लगातार क्या करना है, इन तरीके से चेक करना है। आप सारी कंपनीज ढूंढ सकते हैं, ऐसा कौन सी है जो बेसिकली जिनमें मोट है। बस क्या करिएगा, मेरा तो एक ही मानना है, यही बस गलती मत करिएगा कि ग्रेट कंपनी को किसी भी प्राइस पे खरीदने से अच्छा निफ्टी में बने रहिए। ग्रेट कंपनीज जब ग्रेट प्राइस पे आएंगी तो कूद जाएंगे, और हम इनको कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी इनको ऐसा नहीं करेंगे कि ग्रेट कंपनी सस्ती मिल गई तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब ये ढूंढते हैं कि कैसे पता करें कि कंपनी का प्राइस भी ग्रेट है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक कंपनी ग्रेट है कि नहीं, और दूसरा एस्पेक्ट है कंपनी चीप है कि नहीं, राइट। ग्रेट तो हमने देख लिया किससे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। अब चीप देखते हैं, चीप के लिए क्या करेंगे, वो जो 9-10 पैरामीटर हैं हमारे, वो जो 9-10 पैरामीटर हमारे हैं, वो 9-10 अच्छा, ये सिर्फ मैंने एफएमसीजी कंपनी दिखाई थी, उसके बाद अगर टेक की बास्केट देखेंगे तो वहां पर भी ग्रेट है। फिर मैंने आपको टोबैको की बास्केट दिखाई, वो भी ग्रेट है। फिर मैं आपको दिखा सकता हूं सीमेंट कंपनीज, वो भी थोड़ी बहुत ग्रेट दिखेंगी, थोड़ी बहुत, बहुत अच्छी नहीं बट थोड़ी बहुत ग्रेट दिखेंगी। ऑलराइट, अच्छा, मैं वैसे ये बोलना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आपको ये ग्रेट कंपनीज महंगी क्यों मिल रही हैं, इसके बारे में अगर आप एक बार थोड़ा डिटेल में सोचिए तो शायद आपको पता लग जाएगा कि कभी ना कभी आपको सस्ती मिल जाएंगी। क्यों, ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। फार्मा कंपनीज, मेरा व्यू नहीं है, देखिए फार्मा में भी 2 अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। एक तो फार्मा जो R&D करती हैं, वो बहुत डेंजरस लगती है मेरे को, आज प्रॉफिट है कल होगा कि नहीं होगा पता नहीं। और दूसरी फार्मा जो बेसिकली क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है R&D की। मतलब समझिए आप R&D कंपनी है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरे को आउटसोर्स कर दिया, अब मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा, वो प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी, मुझे वो उसकी दवाई बनेगी नहीं बनेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो R&D करने के क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। वो जो सर्विस इंडस्ट्री होती है फार्मा में, जो एक तरीके से सिर्फ
रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी और से आउटसोर्स करा लेती है, मतलब किसी और का R&D करती है, वो ग्रेट हो सकती है, उनमें मार्जिन अच्छे हो सकते हैं, बट वो भी सस्ती है कि नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, हमने ये बोल दिया था जैसे आईटीसी से स्टार्ट करते हैं, आईटीसी करेंगे, फिर वो टीसीएस वीसीएस भी करेंगे, फिर हम सीमेंट कंपनीज भी करेंगे, आज सीमेंट कंपनीज भी करने की कोशिश करेंगे। एक और कंपनी की बात करूंगा जो मेरे को पता नहीं कि सही होगा कि नहीं, बट इंटरेस्टिंग है इसलिए बात कर रहा हूं, एक्साइड और अमरा राजा की बारे में बात करूंगा। ये सारी करने वाले हैं आज हम, ये आईटीसी की बात भी कर लेंगे, टीसीएस की भी कर लेंगे, सीमेंट कंपनीज अल्ट्राटेक, एसीसी अंबुजा, श्री सीमेंट की बात कर लेंगे, एक्साइड वगैरह की बात कर लेंगे, एचयूएल वगैरह की बात भी कर सकते हैं कि हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आईटीसी से एकदम, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी करते रहेंगे, तो ये याद रखिए आज तो सारे नहीं कर पाएंगे, बट हमारा आइडिया ये होगा पता करना ये ग्रेड कौन कौन सी है, फिर इसमें से प्राइस ठीक है कि नहीं। कैस्ट्रॉल की भी बात कर सकते हैं, कैस्ट्रॉल का मैं कुछ बताऊंगा, उसमें कैस्ट्रॉल अमरा राजा ये एक ही जगह पे लाई करते हैं, कैस्ट्रॉल अमरा राजा एक्साइड एचयूएल ये एक ही जगह पे लाई करते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं, वी विल चीप इन ड्यू कोर्स, या तो हम ये बोल रहे थे कि या कभी ना कभी आपको सस्ता मिल जाएगा, बहुत इंतजार करना पड़ता है, कई कई बार 10-10 साल इंतजार करना पड़ता है। जब तक इंतजार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा, जब तक इंतजार कर रहे हैं तो निफ्टी होल्ड करके रखिए, निफ्टी में तो पैसा बन ही रहा है, जब मौका मिलेगा तो ले लेंगे। तो अब मैं आपको आईटीसी दिखा रहा हूं कैसे चेक करते थे, एक बार स्टेप बाय स्टेप कर ले, स्टार्ट कर लें। 2 साइट्स खोलते थे हम, screener.in, तो जितने भी लोगों ने वो वीडियोस देखना स्टार्ट कर ली हैं जो मैंने बोला था कि एटलीस्ट करके आइएगा, 2 वीडियोस देख के आइए, 2 वीडियोस नहीं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स की, तो उनको ज्यादा समझ पड़ेगा। 2 वेबसाइट खोलते थे हम, क्या क्या खोलते थे हम, एक स्क्रीनर खोलते थे और दूसरी कौन सी खोलते थे, मॉर्निंग स्टार। 2 हमने साइट्स खोली, यहां पे भी आईटीसी डाल देते हैं और इधर भी आईटीसी डाल देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं जो आप क्लास में करते हैं, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, या टेक्सटाइल कंपनीज भी ग्रेट हो सकती हैं सर, एकदम टेक्सटाइल कंपनीज आपको दिखेगा कि बहुत चीप थी। मुझे पता नहीं, मैं टेक्सटाइल कंपनीज को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आप में से कोई टेक्सटाइल, मेरे ख्याल से लास्ट मैंने अरविंद मिल्स वगैरह देखी थी, मैंने कभी फॉलो नहीं की, मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, बट मेरे को लगता है अरविंद, मेरे को लगता है कि उसमें काफी चीजें चीप थी जो मेरे को एक टाइम पे लगा था, मैंने खरीदी नहीं है, बट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं आपको। जैसे अरविंद में गए और यहां पे देखा कि इनका क्या चल रहा था, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन हमेशा क्या रहा है, एटलीस्ट पॉजिटिव में रहा है। और दूसरा क्या अच्छा लगता है, फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो गया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अमेजिंग कंपनीज हैं, बिल्कुल भी नहीं, राइट, जितनी अमेजिंग पहले बात की थी वैसी नहीं है, बट ये सब देख सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर भी पहले आईटीसी ओपन कर लेते हैं, सो सॉरी विल नॉट गो टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, पहले आईटीसी की बात कर लेते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपने क्लास में सीखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप तरीका, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको वैल्यू कैसे करें। तो पहले तो मुझे सभी लोग ये बता दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये क्लियर हो कि हम आज एंड कैसे करेंगे। एंड कैसे करेंगे कि हम ये बोलेंगे कि भाई कंपनीज तो ग्रेट हैं आईटीसी, लेकिन हमको डीसीएफ करके वैल्यू करना होता है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब मानते हैं कि हमने जो डीसीएफ क्लास में सिखाया है, वी होल्ड केपीआईटी, मुझे विशाल सर ने मैसेज किया है, तो वी होल्ड केपीआईटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमने पहले खरीदा था, बीच में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था, फिर कुछ हमने बेचा, उसके बाद भी हम होल्ड कर रहे थे, तो केपीआईटी भी हम होल्ड करते हैं, इट हैज गॉन अप बाय 9 टाइम्स और समथिंग सिंस वी होल्ड इट एट 120 और समथिंग। बट मैंने फिर भी उसमें गलती ये कर दी थी कि मेरे पास 100 रुपए का केपीआईटी था, जब फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हुआ था केपीआईटी में, तो आई सोल्ड समवेयर अराउंड 50% ऑफ दैट। आज वो जो 50% बचा है वो बढ़ गया है 9 टाइम्स, बट 50% हमने बेच दिया था क्योंकि फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे कि क्या हुआ था। लेकिन
आप सब लोग ये समझते होंगे कि जो डीसीएफ करने का, वैल्यू करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार मुझे यस या नो लिख के बता दीजिए, जो आपने कोर्स में डीसीएफ करके कंपनी को वैल्यू करने सीखा, वो आप मानते होंगे या आपने एहसास किया होगा कि वो रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आज के सेशन में और अगले सेशन में क्या करने वाला हूं कि वो कॉम्प्लिकेटेड तरीका जो है वो मैं इजी कर दूंगा, बहुत ज्यादा इजी कर दूंगा। कुछ ज्यादा इजी मतलब उसके बाद आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि डीसीएफ कैसे करना है। क्या वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी? नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम कितना भी कर लें कोई भी हालत में होने वाली नहीं है, बट आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, वो आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आईटीसी से। सबसे पहले कौन सी वेबसाइट पे जाते थे? स्क्रीनर पे जाते थे। तो सब लोग एक एक तरीके, एक पेपर पेन लेना चाहे तो ले लीजिए और याद करिए क्या क्या हमने सीखा था। सबसे पहले आईटीसी लेना है तो उसमें क्या देखना है? मोड है कि नहीं। मोड के आज मैंने तरीके आपको चेंज कर दिए हैं, अब से वैसे मोड ढूंढिए रेदर देन जो हम क्लास में देखते थे। बस मार्जिन देख लिया तो ये तो दिख गया, आईटीसी चाहे एफएमसीजी हो, आईटीसी चाहे टोबैको हो, दोनों में मोड तो अच्छा खासा है। फिर हमने बोला अगर मोड है तो क्या चेक कर लो? पी बाई ई रेशियो। सबको याद है पहला पैरामीटर क्या देखते थे मोड देखने के बाद? पी बाई ई। पी बाई ई कितनी चल रही है? 19.5। और बैंक की पी रेशियो कितनी चल रही है? 16। तो हमने बोला पी ज्यादा तो नहीं चल रही, लेकिन अगर पी थोड़ी भी ज्यादा है तो क्या चेक करनी चाहिए? हमको पेग रेशियो चेक करनी चाहिए। पेग रेशियो कैसे चेक करते थे, किसी को याद है? ग्रोथ इन अर्निंग्स। ग्रोथ जो अर्निंग्स के चल रही थी कितनी? 4168, वो आज बढ़ के कितनी आ गई है? 13,000 समथिंग आ गई है। से 10-11 साल में ये 4,000 से 13,000 आ गई है। तो इसकी क्या निकाल लेते हैं? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स 11 इयर्स, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू 4,000 और एंडिंग वैल्यू कितनी है? 13,000। इसका मतलब ग्रोथ कितने से हो रहा है? 11% से हो रहा है। पी रेशियो कितनी है? 19 है। तो पेग रेशियो क्या होती थी, किसी को याद है? पेग रेशियो, पेग रेशियो का मतलब था कि क्या चेक कर लो? P डिवाइडेड बाय ग्रोथ। P कितनी है हमारी? P चल रही है 19 डिवाइडेड बाय ग्रोथ कितनी हो रही है? 11%। तो डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1.72। हमने बोला था 1.3 1.4 तक हो, तो 1.3 1.4 से नीचे हो तो ग्रेट है, हमको अच्छा लग। ग्रेट है मतलब खरीद नहीं लेंगे, ये पैरामीटर ठीक है। ये कितना चल रहा है? 1.7। लेकिन मेरे जैसे लोग कई बार बोलते हैं आईटीसी में पेग देखने का इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि पी रेशो जो है वो बैंक की पी रेशो के आसपास आ गई है। किसी भी चीज की अगर पी रेशो बैंक की पी रेशो के बराबर है तो वहां पे ग्रोथ 0 भी हो तो भी चल जाता है, या ग्रोथ 2% भी हो तो चल जाता है। कैसे? ये समझिए, अगर आज बैंक में 19 रुपए लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं और आईटीसी में भी 19 लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं, और ये 1 रुपया अगर 11% किया, मैं तो बोल रहा हूं 5% से भी बढ़ने वाला है, तो भी बढ़िया ही है। तो जब पी रेशियो बैंक की पी रेशियो के नजदीक आ जाए, वहां पे पेग रेशियो देखने का कोई मतलब नहीं होता। और जहां पी रेशियो बैंक की पी रेशियो से भी कम हो जाए, यानी बैंक में 19 रुपए लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं, मान लेते हैं ऐसी दिख रहा हूं, और किसी स्टॉक में 15 रुपए लगा के 1 रुपए मिल रहे हैं, और वो 1 रुपया इंक्रीज नहीं भी होने वाला या सेम भी रहने वाला है, तो भी वो बैंक से तो बेटर ही है। और अगर 1% से भी बढ़ने वाला है तो अमेजिंग हो जाता है, अगर पक्का बढ़ने वाला है तो इसलिए मैंने बोला आईटीसी में हमने देखा मोड तो बहुत जबरदस्त है, वो ओपीएम से देख लिया, टोबैको में भी देख लिया, एफएमसीजी में भी देख लिया। पी बाई ई हमने बोला 19 है तो हमने टिक कर दिया, चल जाएगा, मतलब चल जाएगा। पेग रेशियो हमने टिक कर दिया, कितना है? 1.7, चल जाएगा, क्योंकि पेग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि पी कम है। फिर क्या चेक करना है? हमने क्या बोला था? प्राइस बाय बुक वैल्यू। तो पहले तो जितने लोगों ने वीडियोस देख लिए तो वो मुझे बताइए, क्या आईटीसी में प्राइस बाय बुक वैल्यू देखनी चाहिए? क्या आईटीसी में प्राइस बाय बुक वैल्यू देखनी चाहिए? महेश सर, हम स्क्रीनर से पेग रेशियो नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जो अपनी पेग रेशियो देती है वो हमको पता नहीं है कि पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ इन हाउ मेनी इयर्स का लेती है। कई लोग पेग रेशियो में क्या करते हैं? पी, आज की पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स इन लास्ट 3 इयर्स। हमको लास्ट 3 नहीं चाहिए, हमको कितनी चाहिए? 10 साल। तो हमने बोला इसमें प्राइस बाय बुक वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू बुक्स में नहीं है, कंपनी की वैल्यू ब्रांड में है, और ब्रांड वैल्यू कभी बुक्स में नहीं होती। ब्रांड वैल्यू कभी बुक्स में नहीं होती।
तो हमने बोला भाई प्राइस बाय बुक वैल्यू मत देखो, फिर देख लेते हैं डेट बाय इक्विटी, क्योंकि मेरे को डर क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे को डर ये है कि आईटीसी ग्रेट कंपनी है, लेकिन कभी अचानक से एक रात को किसी को ख्याल आ जाए कि टोबैको को बंद कर दो, तो क्या ये अपना लोन चुका पाएगी? क्योंकि ऐसा ना हो कि कल रात को किसी ने टोबैको बंद किया और ये लोन भी नहीं चुका पाई, तो कंपनी तो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है का मतलब कल सुबह न्यूज आ गई कि सब, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में कल सुबह न्यूज आ गई कोविड है और सारे रेस्टोरेंट 1 साल के लिए क्या हो गए, बंद। बचेगा कौन? वो बचेगा जिसका डेट बाय इक्विटी क्या था, नेग्लिजिबल। एटलीस्ट वो बच जाएगा, क्योंकि उसके पास डेट का प्रेशर नहीं है। तो इसलिए मुझे डेट बाय इक्विटी देखना है। तो मैं देख रहा हूं यार, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ना, कल पता लगे कोई अर्थक्वेक आ गया टोबैको पे तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, तो मैं यहां पर गया और आईटीसी के किस में गया, फाइनेंशियल हेल्थ में। फाइनेंशियल हेल्थ में गया और यहां पे देखा डेट बाय इक्विटी कितना चल रहा है, 0। डेट बाय इक्विटी कितना चल रहा है, 0, कोई डेट नहीं है। तो मैंने बोला ये तो अच्छा है। फिर हमने बोला क्या चेक करना चाहिए, हमने बोला ऐसा चेक कर लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्योंकि अगर किसी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है 10 सालों से तो अच्छा बिजनेस है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो हमने सीख लिया है। तो यहां पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतने सालों से ये कहां दिखाता है, मॉर्निंग स्टार में दिखाता है 60%, 60%, 60% ही है। इतने सालों से, 10 सालों से 60% ही है। फिर हमने बोला क्या देखना चाहिए, फिर हमने बोला साथ में देखना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो तो हमने देख ही लिया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 30% से क्या है, ऊपर ही है। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाते हैं उसमें से इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है। यानी कि मेरा पूरा, मैं अपना वो बना रहा हूं इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस, हंस कुमार सर ने लिखा है व्हाई नो प्राइस बाय बुक वैल्यू, बिकॉज प्राइस बाय बुक वैल्यू, तो आईटीसी की बुक वैल्यू क्या होगी, उसकी फैक्ट्री की कॉस्ट, फैक्ट्री की, लैंड की और XYZ। तो अगर आईटीसी जितनी फैक्ट्री आपको मिल जाए, उतने रुपए की फैक्ट्री, आपने भी पैसा लगाया फैक्ट्री बना ली, आपने भी मशीनरी बना ली जो आईटीसी की है, तो क्या आप फैक्ट्री लगा के उतना ही खर्चा करके आप भी सिगरेट बेच देंगे उतनी? मुझे सोच के बताइए। अगर आपको यह पता लगे कि आईटीसी जो है उनका एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उतनी लैंड आपको भी मिल जाए, वो मशीनरी आपको भी मिल जाए, वो एम्प्लॉय आपको भी मिल जाए, तो क्या उतने ही एसेट्स लगा के आप भी अपनी सिगरेट बेच देंगे? नहीं, क्योंकि आईटीसी का जो मोट है वो उस फैक्ट्री में नहीं है, आईटीसी का मोट जो है उसके लैंड में नहीं है, आईटीसी का मोट उसकी मशीनरी में नहीं है, आईटीसी का मोट जो है वो उसके ब्रांड में है। इसलिए आपको प्राइस बाय बुक वैल्यू नहीं देखना चाहिए, बुक वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बता रहा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो सेल्स माइनस क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बचता था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें से क्या माइनस करते थे हम, डेप्रिसिएशन, इसमें से क्या माइनस करते थे, एमोर्टाइजेशन, इसके बाद जो बचता था वो क्या बचता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या पे करते थे, इंटरेस्ट। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो इंटरेस्ट पेमेंट करता हूं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से कितनी है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपीज है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 100 रुपीज है तो ये डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट 100 रुपए है, कभी भी मेरा बिजनेस स्लो हुआ तो हो सकता है ये 100 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 रुपए का हो जाए और उस महीने मैं अपना 100 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं चुका पाऊं। इसीलिए हमने बोला कि ये ईबिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ईबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि अगर 100 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और इंटरेस्ट 10 का है तो ये रेशियो कितनी हो गई, 10, मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है, 10 रुपए का है। ये जो प्राइस बाय बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस जो है वो कहां चेक करिए एक बार सब लोग, मैंने आपको बोला था कि वीडियोस जरूर देख के आइएगा इंडिविजुअल स्टॉक की, तो आपको जल्दी समझ पड़ जाएगा कि प्राइस बाय बुक वैल्यू वगैरह क्या है। अच्छा, ये
अच्छा, अंकित सर ने अच्छा एकदम लिखा है। अंकित सर ने बोला है जब इसमें डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट पे कर ही नहीं रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर ही नहीं रहा होगा तो इंटरेस्ट कवरेज देखने की जरूरत ही क्या है। एब्सोल्युटली सही। तो इसका मतलब आपको क्या बोलना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना आगे आया था, लेकिन आपको क्या बोलना चाहिए था, जब लोन ही नहीं है, जब डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट पेमेंट जीरो ही है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट में कोई रोल ही नहीं होगा। अच्छा, तो हमने बोला इस आईटीसी में हमको क्या क्या अच्छा लग रहा है अब तक। आईटीसी में हमको अच्छा क्या क्या लग रहा है, हमने बोला भाई मोट में टिक लगा दिया, पी बाई में टिक लगा दिया, पेग में टिक लगा दिया, प्राइस बाय बुक वैल्यू देखना नहीं है, डेट बाय इक्विटी में पता लग गया रेजिस्टेंट है कि कोलैप्स भी हो जाए, बीच में बिजनेस बंद भी हो जाए तो लोन चुकाने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, आईसीआर भी अच्छा है। फिर क्या चेक करना है, आरओई अच्छा है क्या। आरओई अच्छा है तो बिजनेस वैसे ही अच्छा है, और अगर बिजनेस की सेल भी बढ़ रही है, मार्जिन भी है और आरओई भी है तो कंपनी अमेजिंग कंपनी है। तो आरओई चेक कर लेते हैं। वो कहां चेक करते थे, स्क्रीनर पे चेक करते थे। स्क्रीनर पे आए और ये देखा लास्ट 10 इयर्स की आरओई, लास्ट 10 साल की आरओई कितनी है, 26%। इस साल की भी कितनी है, 21%। अब क्योंकि ये अलग अलग बिजनेसेस में जा रहा है तो वहां केपेक्स करना पड़ता है, तो आरओई हल्की सी कम हुई है, बट अभी भी 15% से क्या है, ऊपर, सॉरी भैया, 15% से क्या है, अभी भी ऊपर ही चल रही है। तो हमने बोला आरओई भी बहुत बढ़िया है, ये भी हमको अच्छा लग रहा है, तो आरओई पे भी क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। फिर चेक किया फ्री कैश फ्लो है क्या, सच में कैश कमाता है कि नहीं कमाता, या हवा में ही बात चल रही है। तो कैश कमाता है कि नहीं वो चेक करने के लिए कहां जाते थे हम, मॉर्निंग स्टार पे जाते थे। और मॉर्निंग स्टार पे कहां देखते थे, ये याद रखिए, की रेशियोज में आए, ये रहा फ्री कैश फ्लो। व्हाई इज आईटीसी नॉट इंक्रीजिंग, तो ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मैं दो चीजें बता चुका हूं लास्ट क्लास की वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें बताया है। पहले तो कौन बोल रहा है कि आईटीसी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, आईटीसी का प्राइस तो बढ़ा था, लेकिन क्योंकि बीच बीच में प्राइस अर्निंग से आगे निकल जाता है इसलिए वो रुक जाता है, नंबर वन। दूसरा मैंने बताया था इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि जो 40 की पी रेशियो थी वो 20 पे आ गई है। अब 40 की पी रेशियो अगर 20 पे आ जाती है तो अर्निंग अगर 5 साल में डबल भी हुई है, अर्निंग अगर 5 साल में डबल भी हुई है और पी रेशियो आधा हो गया है तो प्राइस की ग्रोथ नहीं दिखती। लेकिन आपको क्या समझना है, बीच में प्राइस आगे निकल गया था और अर्निंग पीछे रह गई थी, अब अर्निंग बढ़ते जा रही है, प्राइस साइडवेज पे आ रहा है। लेकिन अगर अर्निंग बढ़ते गई तो प्राइस भी अपने आप ऊपर चले जाएगा। तो पहले तो हम ये, मैं इसमें टाइम लगाना नहीं चाहता, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मैं ये मानता ही नहीं हूं जब कोई बोलता है कि आईटीसी का प्राइस कहां बढ़ता है। आप सिर्फ 2 साल का डेटा देख के नहीं बोल सकते 5 साल का डेटा देख के प्राइस नहीं बढ़ता। मैंने तो बताया है 2002 में 15 रुपए के शेयर से आज ये 233 रुपीज है, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि 233 रुपीज के अलावा इसमें हर साल आपको क्या मिला है, डिविडेंड, डिविडेंड भी ऐड कर दिया होता तो ये 15 रुपए का स्टॉक आज शायद 400 रुपए 450 रुपए पे चल रहा है। तो मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि प्राइस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, मैं बस ये बोल रहा हूं लास्ट थोड़े सालों से प्राइस जो है वो कहां चले गया है, साइडवेज में, क्योंकि अर्निंग्स ज्यादा, प्राइस ज्यादा आगे निकल गया था, अर्निंग्स पीछे रह गई थी, और वो ठीक हो रहा है। ऑलराइट, अब मैं ये बोल रहा था, डू कैन, नीलेश सर का क्वेश्चन है, कैन कंपनीज मैनिपुलेट डेट, यस दे कैन समवॉट, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा था, इसलिए चिंता मत करिए, क्योंकि हम 10 साल का डेटा देखते हैं, हम कोई 1 साल का तो डेटा देखते नहीं है कि डेट कम है या लो है, हम तो 10 साल का डेटा देखते हैं। तो 10 साल में मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपने जो भी गलत किया है वो आपको बीच में ठीक करना तो पड़ता ही है। ऑलराइट, अब मैंने बोला कंपनी का फ्री कैश फ्लो है क्या, तो फ्री कैश फ्लो देखने के लिए कहां गए, मॉर्निंग स्टार पे चले गए, और यहां पर देखा ये कंपनी का फ्री कैश फ्लो है। सबसे अच्छा मुझे फ्री कैश फ्लो में क्या लगता है, कभी माइनस में नहीं गया, 35 प्लस, 44 प्लस, 65, हर साल पैसा कमाता है। पहले तो चेक करिए इंडिया में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो, इंडिया में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो लास्ट 10 साल में, हर 10 साल में, हर साल क्या जनरेट करती हैं, फ्री कैश फ्लो। पहले तो वो चेक करिए, वही आपको शायद ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने बोला अब आईटीसी ने कितने का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, 106, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, आप चाहे तो 120 भी ले सकते हैं, अगले साल की बात चल रही है, बट इजी करने के लिए करते हैं 106। लेकिन आपने नोटिस किया कभी ये 94 है, कभी ये 122 हो जाता है, कभी ये 106 हो जाता है, तो ये थोड़ा क्या करता है,
ऊपर नीचे करता है। ये ऊपर नीचे के इफेक्ट को, वोलेटिलिटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, एक बार मुझे बता दीजिए। The startup companies have 10 years of data to analyze. Some companies might have. कंपनीज जो आईपीओ लेके आती हैं, अगर वो 10 साल से काम कर रही हैं तो उनका 10 साल का डेटा देखा जा सकता है। तो फॉर श्योर अगर होगा तो करेंगे। लेकिन मजे की बात क्या है सर, मजे की बात ये है, ऐसे ही लास्ट क्लास में भी मैंने बताया होगा, मजे की बात ये, मैंने आपको 10 पैरामीटर दिखाए। ऐसा नहीं है कि कंपनी झूठ बोलती है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब लोग बोलते हैं कि पेटीएम ने इतना पैसा कमा लिया, सरकार क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट को क्यों नहीं करना चाहिए था। सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा, पहले का आर पावर ले लेते हैं, उस टाइम दूसरी सरकार थी। आर पावर ने इतना पैसा कमा लिया, सरकार क्या कर रही थी। तो मैंने बोला सर सरकार क्या करेगी, सरकार ने रूल बनाया है कि आईपीओ लाने से पहले आपको डिक्लेयर करना है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे। वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर वो डिक्लेयर करके पैसा ले जा रहे हैं तो सरकार क्या करे, सरकार ने तो आपको बताया है कि कस्टमर को ये बताओ कि आप कितना पैसा कमाते हो। अगर आप सरकार ने रूल बना दिया है और सरकार के हिसाब से जोमैटो ने, पेटीएम ने अपने सारे नंबर्स दिखा दिए हैं, तो इसमें अब सरकार क्या करेगी। अब ये थोड़ी ना हो सकता है कि सरकार आके बोले कि नहीं, मेरे को लगता है अगर तुम्हारा फ्री कैश फ्लो ठीक नहीं है तो तुम्हारा आईपीओ इतने का नहीं आना चाहिए। ये तो फ्री मार्केट है। क्या जोमैटो ने आपको झूठ बोला है? नहीं, जोमैटो बता रहा है हमारी नेट इनकम कितनी है, माइनस माइनस माइनस। क्या जोमैटो ने आपको ये बताया है कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है? नहीं बताया है, उन्होंने बताया है माइनस माइनस माइनस। तो जोमैटो तो सही बता रहा है। अब सरकार क्या कर सकती है, मतलब आप तो ऐसा बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही 1 मिनट टाइम ले रहा हूं। आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसका मतलब जोमैटो अच्छी है, मैं उनकी साइड ले रहा हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं गवर्नमेंट क्या करे, इसमें क्या कर ले। अभी जैसे समझिए आप अपना घर बेचना चाहते हैं, तो मुझे बताइए जब आप अपना घर बेचने जाते हैं तो क्या सरकार बीच में आ जाए कि भाई ये घर पहले चेक करो कि इसमें लीकेज है कि नहीं, तो हम बताएंगे इसका प्राइस क्या है। ये तो मार्केट डिसाइड करेगी प्राइस क्या है। गवर्नमेंट ने आपको बता दिया ये पैरामीटर्स हैं, चेक कर लो। अब आप लेना चाहते हैं तो लेंगे। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि अब मेरे को ये पता लग गया कि ये कंपनी जो है इसमें अर्निंग्स क्या होती रहती है, ऊपर नीचे होती है। इसलिए हम तीनों साल का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो तीनों साल का एवरेज ले ले तो अंदाजन कितना आ जाएगा, बार कर सकते हैं मेरे साथ। 9 कोई ऐड कर सकता है, सब लोग एग्जैक्टली ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं। 94,106 ये कितना हो गया एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली हो गया 200,000 प्लस 122, तो 322,000। 322,000 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 107। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको यह पता लग गया कि आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो ऑन एन एवरेज 107,000 मिलियन रुपीस का, आईएनआर का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। मतलब अगर कोई इस कंपनी का ओनर है, अगर इस कंपनी का कोई ओनर है तो साल के एंड में उसको 107,000 मिलियन मिलते हैं। अब उससे वो क्या और ब्रांड बनाना चाहता है, एफएमसीजी में खर्चा करना चाहता है, नहीं करना, या पैसा अपने पास लाके रखना चाहता है, या उस पैसे को रिटेन करना चाहता है, या उस पैसे को डिविडेंड देना चाहता है, वो आगे डिसाइड कर सकता है। बट इतना जनरेट करती है। अब देखिए डिफिकल्टी कहां आती है, जो नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ 5 मिनट बताऊंगा। तो आज अगर आपको यह समझ ना पड़े जो मैंने आपको बताया तो चिंता मत करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वी हैव लेस टाइम। बट मैं ऐसे आपको इजी करने के लिए बता रहा हूं। अज्यूम करिए आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो 107,000 का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और अब प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसी कंपनी के लिए कितना पैसा दे दूं। तो आपको बोलना है भाई आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो देती है और आगे भी देते रहेगी। अब बताइए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये 107,000 जो है, क्या ये 107,000 जो है, क्या वो फ्यूचर में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, क्या फ्यूचर में ये बढ़ना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, या क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर कंपनी नॉर्मल काम करते ही रहे जैसे कर रही है, ये अलग बात है कि ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, अलग बात है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये 107,000 फ्यूचर में इंक्रीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर वैसा ही चलता रहे जैसा सब कुछ चल रहा है, आईटीसी में मोट है, वैसा ही सब कुछ होता रहे, तो इंक्रीज होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जो आपने क्लास में सीखा है, कितने परसेंट पे ग्रो होना चाहिए, ग्रोथ, हाउ मच ग्रोथ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि
अगर मैंने ग्रोथ दिखा दी 20% पर एनम की, तो जो भी प्राइस है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगर मैंने दिखा दी ग्रोथ होगी ही नहीं, 2% की, 3% की, तो प्राइस महंगा लगेगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम डीसीएफ करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, तो फ्यूचर की ग्रोथ कितनी माने। तो याद रखिए, आज से हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल सा रूल करेंगे। आज से हमेशा मानेंगे जो भी फ्री कैश फ्लो है वो वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ से बढ़ता रहेगा। वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ मतलब जितनी दुनिया की जीडीपी बढ़ रही है उतना ही बढ़ता रहेगा। ये किसी का मार्केट शेयर लेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है 5% से, लेकिन ये बढ़ रहा है 10% से, मतलब ये किसी और का मार्केट शेयर ले रहा है। मानिए वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ होते रहेगी। वर्ल्ड जीडीपी कितनी होती है, 3% रियल टर्म्स में, 2% इन्फ्लेशन में। तो टोटल जीडीपी ग्रोथ मान लीजिए दुनिया की कितनी होती है, 5%। बस हमेशा यही मानिए 5। अब कई लोग बोलेंगे 5 कम है, कई लोग बोलेंगे 5 ज्यादा है। तो मैंने बोला सर जो भी है हमेशा 5 ही मानिए, क्योंकि अगर आप 5 ही मानेंगे तो इसका मतलब इमोशंस गायब हो जाएंगे। इमोशंस मतलब अभी जिसको खरीदना होता है वो क्या बोलता है, नहीं 5 की नहीं होगी 15 की होगी, तो जस्टिफाई हो जाता है। जिसको नहीं खरीदना होता है बोलता है 5 की नहीं 1 की होगी, तो वो जस्टिफाई हो जाता है कि नहीं खरीदो। तो ये इमोशंस बीच में ना आए उसके लिए हमेशा मानिए ग्रोथ कितने परसेंट से होगी, सिर्फ 5% से ही ग्रोथ होगी। अब आपको मेरे को यह बताना है कि आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो 107,000 का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है आज, टाइम इज इक्वल टू 0 पे। 1 साल बाद कितना जनरेट करेगी, इससे 5% ज्यादा। 2 साल बाद कितना जनरेट करेगी, इससे 5% और ज्यादा। फिर 3 साल बाद कितना जनरेट करेगी, 5% और ज्यादा। और ऐसे करते ही रहेगी, करते ही रहेगी, करते ही रहेगी। कब तक करते रहेगी, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ध्यान से देखिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप चाहे इस नंबर को फॉर एवर मान लीजिए, देते रहेगी देते रहेगी देते रहेगी, या 40-50 ईयर्स के लिए मान लीजिए, दोनों में कोई खास फर्क प्राइस में नहीं आएगा। ये सबको क्लियर है मैंने क्या बोला। आप चाहे ये मान लीजिए कि 40-50 ईयर्स के लिए देते रहेगी या फॉर एवर देते रहेगी, दोनों में इतना फर्क नहीं आता। तो हमेशा क्या एज्यूम करिए कि कंपनी इजी करने के लिए कितने से ग्रो करेगी, 5% से ग्रो करेगी। और क्या एज्यूम करिए, कब तक चलेगी, फॉर एवर चलेगी, फॉर एवर। अब मुझे सोच के बताइए, आपको मैंने क्लास में कोर्स वीडियोस में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं आज कितने रुपए बैंक में डिपॉजिट करूं, मैं आज बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करूं, सो दैट आई विल बी एबल टू गेट 107,000 फॉर एवर। 107,000 हर साल, एवरी ईयर, पर ईयर, पर ईयर, फॉर एवर, फॉर एवर। तो इसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो आई थिंक इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि मैं लास्ट में अगर करने की कोशिश करूंगा तो एकदम सब कुछ तो ठीक है, 5 मिनट रुक जाइए बस। तो मुझे बताइए कि अगर कोई कंपनी आपको मैं पूछूं कि कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो, सो दैट यू विल बी एबल टू विड्रॉ 107,000 फॉर एवर, पर ईयर, फॉर एवर। इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए बस, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी। परपेचुइटी सब समझते हैं, ये जो 107,000 है कब तक चलता रहेगा, फॉर एवर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है पीएमटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। बस एक ही फॉर्मूला, पूरे कोर्स में एक ही फॉर्मूला याद करना है, कहीं नोट कर लीजिए, पूरे कोर्स में सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, पीएमटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। पीएमटी कितना है, 107 जो जिंदगी भर क्या होता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो लिख दीजिए 107,000। आर कितना है, मतलब पैसा मैं कहां रखने वाला हूं, डिपॉजिट करने वाला हूं बैंक में। तो हमेशा आर को क्या एज्यूम करिए, 7%। ऑलवेज ऑलवेज आर हमेशा 7% ही रहेगा। पीएमटी हमेशा लास्ट 3 साल का एवरेज ही रहेगा, या लास्ट ईयर का नंबर भी ले सकते हैं, अगर ऊपर नीचे है तो लास्ट 3 का एवरेज ही रहेगा। आपके इमोशंस आएंगे ही नहीं। आर कितना है, 0.07। 7% को क्या लिख सकते हैं, 0.07। ग्रोथ कितनी होगी, 0 होगी।
तो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। 107,000 डिवाइडेड बाय 0.07, इसका नंबर क्या आ गया? ये नंबर आ गया 1528571। तो मैं इधर लिख रहा हूं 1528571 मिलियन। बहुत ध्यान से सुनिए, 1528571 मिलियन अगर मैं आज बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं और बैंक मेरे को हर साल 7% आफ्टर टैक्स का रिटर्न देता है, जो मैंने अज्यूम किया था आर कितना है 7%, तो हर साल मैं इसमें से कितने रुपए निकाल सकता हूं? 107,000 जो हर साल में निकाल सकता हूं। कब तक? फॉर एवर। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ पड़ी कि मैंने जो कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी। मैं फास्ट जाना नहीं चाहता, हो सकता है अगले क्लास में कंटिन्यू करें, बट एक बार मुझे ये बता दीजिए कितने लोगों को ये समझ पड़ा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी इज पीएमटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। पीएमटी 107,000 था, आर कितना था? आर था हमारा 7% विच इज 0.07। ग्रोथ कितनी थी? 0 थी। क्योंकि ग्रोथ 0 थी तो उसके वजह से नंबर आ गया 152, क्या था? 1528571। इतना पैसा अगर कोई बैंक में डाल दे आज, डिपॉजिट कर दे आज, तो ही वुड बी एबल टू विड्रॉ 107,000 फॉर एवर एवरी ईयर। मैं एक और तरीके से समझाता हूं, एक और तरीके से। तो लास्ट 5 मिनट ही करते हैं। आई होप इट इज ओके इफ वी कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ऐसे ही क्या होगा, मैं फास्ट बताने की कोशिश करूंगा, सबको लगेगा डिफिकल्ट टॉपिक है, और डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा तो फिर वो अगली बार आप सुनना ही बंद कर देंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा इजी टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत बेसिक चीज बताता हूं। मुझे ये बताइए, ऐसे ही मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक दो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, इसको आज कंक्लूड नहीं करते, बट दो सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए, हाउ मच मनी शुड आई डिपॉजिट इन द बैंक टुडे? हाउ मच मनी शुड आई डिपॉजिट इन द बैंक टुडे? अभी मैंने ग्रोथ 0 ली है, बाद में ग्रोथ 5% लेंगे। अभी मैंने ग्रोथ 0 ली है जस्ट टू मेक थिंग्स इजी, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बट अभी इसको भूल जाते हैं। टेल मी what is the amount of money that I should deposit in the bank today so that I get 100 rupees per year for 100 rupees नहीं करते, ज्यादा कर लेते हैं, so that I get 1 lakh rupees per year for 30 years। पहले तो मुझे ये बताइए, सब लोग सोचिए कि कैसे कैलकुलेट करना होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आईटीसी वाईटीसी भूल जाइए, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं कितना पैसा आज बैंक में डालूं, कितना पैसा आज बैंक में डालूं सो दैट आई वुड बी एबल टू गेट 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर 30 ईयर्स। कोई आप में से बता सकता है मेरे को कैसे कैलकुलेट करें? आराम से, टेक योर टाइम, 5 मिनट्स टाइम लेते हैं। What is the amount of money that I should deposit in the bank so that I get 1 lakh rupees per year for 30 years, not forever, for 30 years? We need to calculate what? Present value। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमने कोर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग सीखी थी उसके हिसाब से ऐसे कर देखिए, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। बैंक रेट मान लेते हैं, कितना मिलेगा? 7%। बैंक में कितना मिलेगा? जो लिख रहे हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.07, वो गलत है। बताइए 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.07 गलत क्यों है? क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया है 1 लाख रुपए कब तक मिलेगा? फॉर एवर। मैं फॉर एवर की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन कितने साल मिलेगा? सिर्फ 30 इयर्स के लिए मिलेगा। तो करना चाहिए 7%। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने? 30 इयर्स। फॉर एवर की बात नहीं की है। पीएमटी कितना है? 1 लाख रुपीज, और फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 0। लास्ट में ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो क्या पता लगा? 12.4 लाख। तो पहले तो मुझे बताइए, क्या बात सबको समझ पड़ गई कि आंसर 14.28 लाख नहीं है, 14.3 लाख नहीं है, ये 12.4 लाख है। अब आपने जो नंबर निकाला था 14.3 लाख, जो बहुत लोगों ने निकाला था, वो है कि आपको 1 लाख रुपया मिले पर ईयर फॉर एवर। मैं फॉर एवर बात ही नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि मेरे को सिर्फ कितने साल चाहिए? 30 साल के लिए ही पैसा चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई शुड डिपॉजिट इन द बैंक so that I get 1 lakh rupees per year for 50 years?
तो क्या चेंज होगा? बाकी तो सब कुछ सेम ही है, 30 के बदले 50 कर देंगे, तो वो 12.4 लाख कितना हो जाएगा? 13.8 लाख हो जाएगा। फिर मैंने बोला मुझे बताइए हाउ मच मनी शुड आई कीप इन द बैंक सो दैट आई गेट 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर 70 ईयर्स। तो कितना आ गया? 14.16 लाख। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 17 ईयर्स के लिए कितना है? 14.16 लाख। 170 ईयर्स के लिए कितना होगा? आपको क्या लगता है? 170 ईयर्स के लिए किया तो भी कितना है? 14.28। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 40-50 ईयर्स करें या फॉर एवर करें, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं आता। पहले तो ये बात कितने लोग समझ गए, एक बार यस लिख दीजिए। 40-50 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करें या फॉर एवर करें, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं आता। क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं आता इसलिए जब हम कंपनियों की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको 30, 40, 50 ईयर्स मानते ही नहीं है। क्या मान लेते हैं? फॉर एवर। तो कई लोग बोलते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो गलत की है, तो हम बोलते हैं हाँ गलत ही की है, क्योंकि कितना भी सही कर लें, जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं आंसर तो गलत ही है, एग्जैक्ट तो हमको पता ही नहीं है। तो जस्ट टू गेट अ रफ आइडिया हम क्या करते हैं, हमेशा मान लेते हैं ये कब तक चलेगी? फॉर एवर चलेगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं हाउ मच मनी शुड आई डिपॉजिट इन द बैंक so that I get 1 lakh rupees per year, so that I get 1 lakh rupees per year, which keeps increasing by 5% per annum. How much money should I deposit for 30 years? How much money should I deposit in the bank? How much money should I deposit in the bank so that I would be able to withdraw 1 lakh rupees per year for 30 years, which keeps increasing at 5% per annum? तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई आप में से बताना चाहेगा? हाउ मच मनी शुड आई डिपॉजिट इन द बैंक सो दैट आई विल बी एबल टू विड्रॉ 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर 30 ईयर्स, बट फॉर 30 ईयर्स दिस 1 लाख रुपीज शुड कीप इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 5% पर एनम। उसके लिए हमने कैलकुलेशन की थी, अगर किसी को याद हो तो हमने ये किया था इंश्योरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, कि मैं चाहता हूं मैं कितने रुपए बैंक में रख दूं कि मुझे हर महीने 50,000 रुपए मिलते रहे, जो 50,000 रुपए हर साल क्या होते रहे? 5-5% से ग्रो होते रहे, इन्फ्लेशन से ग्रो होते रहे। नहीं, पीएमटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी आंसर नहीं है। पीएमटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी तब यूज करते हैं जब आप फॉर एवर बोलते हैं। तो इसका नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल टू पीवी। रेट 7% मिलेगा, उसमें से 5% ग्रोथ चाहिए हमको। तो ये बोलिए 7 मिलेगा, 5 तो हमको चाहिए ही। तो रियल में कितनी मिल रही है? सिर्फ 2% मिल रही है। इधर लिख दीजिए 2% पर एनम। तो पहले तो सब लोग बता दीजिए कितने लोगों को ये समझ पड़ा। जितने लोगों को समझ नहीं पड़ा, ये 2% लेना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन। पहले तो कितने लोगों ने ये फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास की हुई है, और उनमें से कितने लोगों को समझ नहीं पड़ा कि ये 2% लिखना चाहिए था? जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास ही नहीं की हुई, उनको हो सकता है ये ठीक से समझ ना पड़ा हो, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं जितने भी लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास की हुई है उनको यह समझ पड़ गया होगा कि 7% के बजाय क्या लिखना चाहिए? 2% लिखना चाहिए। 7% के बजाय 2% क्यों? क्योंकि 5% तो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये बोलिए 5 तो जो मिला वो तो नॉर्मल ही है। तो एक्चुअली या ऐसा बोलिए 5% से हर साल क्या बढ़ रहा था? महंगाई बढ़ रही थी। तो बैंक 7% दे रहा था, लेकिन 5% से महंगाई बढ़ रही थी। तो रियल में कितना आ रहा था? सिर्फ 2% आ रहा था। तो इधर लिखना चाहिए था 2%। नंबर ऑफ पीरियड्स 30, पीएमटी कितना चाहिए? 1 लाख रुपया, और फ्यूचर में कितना हो जाएगा? 0। तो अब जब कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर आएगा 22.39 लाख। 22.39 लाख का मतलब ये है, बहुत ध्यान से सुनिए, 22.39 लाख का मतलब ये है कि अगर मैं 22.39 लाख बैंक में डाल दूं और बैंक मेरे को अगर 7% का रिटर्न दे रहा है, 7% का, तो मैं हर साल 1 लाख रुपए निकालूंगा, और ये 1 लाख रुपए हर साल 5% से क्या होता रहेगा? बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो मैं जानना चाहता हूं, ये वैसे तो मैं कॉम्प्लेक्स चीज समझा रहा हूं, इतना समझने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो इंप्लीमेंट करना है वो बहुत सिंपल इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, लेकिन जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियरर मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में ले जा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं 22.39 लाख का मतलब ये है कि इतना रुपया अगर मैं बैंक में रख दूं और इस पे 7% का इंटरेस्ट मिलता रहे, तो मेरे को हर साल 1 लाख रुपया मिलेगा, विच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय 5% पर एनम। और जो 5% से जो इंक्रीज कर रहा हूं
वो मैंने आर में लिख दिया है, 7 नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है 7 माइनस 5, मतलब कितना मिल रहा है, सिर्फ 2% ही मिल रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताइए ये बात कितने लोगों को समझ पड़ी, या इफ इट इज वेरी इजी तो सब लोग बता दीजिए कि आपको समझ पड़ गया, कितने लोगों को समझ पड़ गया, जिनको नहीं समझ पड़ा एक बार नो लिख दीजिए, जस्ट आराम से नो लिखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अगर आप नो लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको बड़े आराम से समझा दूंगा आगे वाली क्लासेस में। ऐसा मत सोचिएगा कि ये डिफिकल्ट चीज है, बहुत सिंपल चीज है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। कोई नो वाले भी हैं तो मुझे बता दीजिए, एक नो मुझे दिखा है, तो नेक्स्ट क्लास में ये नो जिन्होंने लिखा है उनको मैं वापस बताऊंगा, कुछ नो भी आ रहे हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो नो आगे वाली क्लास में समझेंगे, अभी नहीं जाते, अभी ऐसा करते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, वरना ऐसे ही मैं लास्ट मोमेंट पे करना नहीं चाहता। हो क्या रहा है, क्योंकि टाइम कम रह रहा है तो मैं उसको फास्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फास्ट समझाऊंगा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो डोंट वरी, एक बार क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम डीसीएफ जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को कुछ ज्यादा ही आसान कर देंगे। इट विल बी ओनली लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम लगेगा टू अराइव एट ए नंबर कि ये कंपनी कितने की होगी तो हम ले लेंगे, 1 मिनट से कम लगेगा, ये गारंटी है। तो नेक्स्ट क्लास में एक बार समझेंगे। तो आई एम सॉरी मैं आज ये खत्म नहीं कर पाया, बट लेट अस नॉट कंटिन्यू, जब कुछ लोग नो बोल रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और वापस मेरी रिक्वेस्ट है नेक्स्ट क्लास तक सब लोग इंडिविजुअल स्टॉक वाला जो सेक्शन है वो पढ़ के आइए, मतलब देख के आइए, वीडियोस जो हमारी वीडियोस हैं वो जरूर देख के आइए, राइट, परफेक्ट परफेक्ट। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हम 1-2 क्लास और करेंगे, मुझे लगता है 1 में होगा या 2 में होगा, देखते हैं, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम 1-2 क्लासेस और करेंगे, तो वी आर गोइंग टू डू दैट। व्हाट इज द केस स्टडी, कई लोग बोल रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं आपको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, 1 मिनट देख लीजिए। मैं आईटीसी को ऐसे कैलकुलेट करने वाला हूं कि आईटीसी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए 107000 डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। 107000 आर कितना है 0.07, ग्रोथ कितनी है 0.05, मतलब 107000 डिवाइडेड बाय 0.02। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आईटीसी एक्चुअली मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू है 107000 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आईटीसी की फेयर वैल्यू है। लेकिन मैं आईटीसी फेयर वैल्यू पे नहीं खरीदूंगा, मैं हमेशा किस पे खरीदूंगा, डिस्काउंट पे खरीदूंगा। कितना डिस्काउंट ढूंढता हूं, वी ट्राई टू बाय $1 फॉर 50 सेंट्स, मतलब ये जो प्राइस है डिवाइडेड बाय 2, और मैं बोल रहा हूं कि आईटीसी अगर इस प्राइस पे मिलेगा तो मैं बाय करने को तैयार हूं। आईटीसी अगर इस प्राइस पे मिलेगा तो आईटीसी में बाय करने को तैयार हूं। अब आईटीसी मिल कितने का रहा है एक बार देखें, इस प्राइस पे मतलब इतने मिलियन, इतने मिलियन फेयर वैल्यू है, याद रखिए ऊपर वाली जो है वो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू पे हम नहीं खरीदते, हम कब खरीदते हैं जब क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितना 50% डिस्काउंट, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब हमने बोला अगर आईटीसी इतने मिलियन में मिल रही होगी तो मैं ले लूंगा, मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया और बोला कंपनी अगर इतने बिलियन में मिल रही होगी तो मैं ले लूंगा, और ट्रिलियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रिलियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बिलियन ट्रिलियन में आ जाएगा, तो इतने ट्रिलियन। तो बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं आईटीसी की फेयर वैल्यू है दिस डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आ गया बिलियन, एक और बार 1000 तो क्या आ गया ट्रिलियन। मैं बोल रहा हूं आईटीसी की फेयर वैल्यू है 5.35 ट्रिलियन फेयर वैल्यू, लेकिन क्या वो फेयर वैल्यू पे आएगी पता नहीं। लेकिन अगर ये 2.67 मतलब इससे फेयर वैल्यू से आधे प्राइस पे मिल रही हो तो मैं लेने को तैयार हूं। अब आईटीसी चल कितने की रही है एक बार देख लें, आईटीसी का यहां पर आप आए और यहां पे डाल देते हैं और चेक करते हैं आईटीसी की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 2.67 ट्रिलियन पे हो तो मैं लेने को तैयार हूं। और ये चल कितनी की रही है, तो ये देखिए इधर कोर्ट में गए, ये चल रही है 2.88 ट्रिलियन की, 2.88 ट्रिलियन की चल रही है,
और मैं बोल रहा था अगर 2.67 की हो तो ले लूंगा। तो कई लोग बोलते हैं थोड़ी महंगी है, तो हम ये बोलते हैं ये कोई महंगी नहीं है, तो 1-2-10% ऊपर है, इससे पहले 200 की भी चल रही थी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आईटीसी 2.67 ट्रिलियन के आसपास आएगी तो हम बाय करने को रेडी हैं। ऐसे ही हम बाकी कंपनीज में भी करने वाले हैं। तो ऐसे हम बाकी कंपनीज में बहुत सारा डेटा करेंगे, 4-5 बार ये करेंगे। तो ऐसा मैं गारंटी कर सकता हूं पूरी क्लास में 1% भी नहीं होगा जिसको ये बात समझ नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी कर सकता हूं। बट अभी के लिए इसको नहीं ले जाते आगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे वापस। तो आई एम सो सॉरी, आज मैंने 1.5 घंटे के बजाय वो 2 घंटे स्ट्रेच कर दिया है, बट आई कैन जस्ट प्रॉमिस। तो ये मत सोचिएगा बड़ा मुश्किल था तो अब अगली क्लास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉमिस कर रहा हूं सबको समझ पड़ जाएगा। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। Perfect. All right. So we'll call it a day. Thank you so much for being with us for such a long period of time. And let us meet on Friday. Sir, Friday होगा. All classes are on Friday. I think आपकी 3 classes हो चुकी हैं, if I am not wrong. हमको 1 या 2 क्लास और चाहिए होंगी. Most probably 2 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि अभी एक ये करना है हमको इंडिविजुअल स्टॉक्स, फिर हमको बैंक्स को भी वैल्यू करना है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं। तो मान लीजिए 1 या 2 क्लास हमारी और होंगी। तो 1 या 2 क्लास आपको और फ्राइडे आना है लाइव क्लासेस में, और ये रिकॉर्ड होके आपके इसमें तो आ ही जाएगी। परफेक्ट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। विल मीट ऑन ट्यूसडे। परफेक्ट। Great. All right, bye bye, take care all of you.